मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट में ही हुआ है मेरा। तो एक पॉइंट तो सीधा आपको यहाँ से मिल जाता है कि नेवर गिव अप। आपकी कोई भी फेलियर हो चुकी हो, बट आपको सिर्फ एक चांस चाहिए जिसमें आपको क्लियर करना है, और हमें एक ही सीट चाहिए। जीएस में मार्क्स 1 2 3 4 में मेरे मार्क्स थे 60 60 70 65 ऐसे करके। तो मुझे समझ में आ गई थी, मुझे मेंस तो बिल्कुल भी नहीं आता। तब समझ में आया था कि मैंने सारा फोकस प्रीलिम्स पे किया था, और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, बट फायदा क्या, मेंस ही नहीं हुआ। तो ये होता है प्रेशर कि कैसे करना है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सोच के बैठा था, मैं घर आ गया था कि अब आके पार्टी पुर्टी करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगी तो हो गया काम। तो जब नहीं हुआ तो घर वालों को भी लगा नहीं नहीं, दे 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 दे, कोई बात नहीं, दोबारा तो हो जाएगा। मैंने बोला भी कि नहीं, प्रीलिम्स मेरा नहीं प्रिपेयर, क्योंकि हर साल हर दिन की लड़ाई है ये हमारी। हमने एक दिन भी छोड़ा तो हम पीछे हो गए। वही बात है, सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करना है, और इतना अच्छा लगता है ना कुछ अच्छा करके, किसी के चेहरे पे स्माइल ला के। तो बाकी सारी चीजें ना बहुत पीछे लगने लग जाती हैं, सेकेंडरी हैं, वो सब आ जाएंगी। सो गुड इवनिंग ऑल। आपको इंट्रोडक्शन तो मिल गई होगी शायद मेरी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो। माई नेम इज उमेश गोयल एंड आई एम फ्रॉम जगराऊँ। जगराऊँ सुना हुआ है सबने? चलो शुक्र है, कहीं तो जगराऊँ बताना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है जगराऊँ। अदरवाइज क्या हो रहा है कि जगराऊँ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब ऐसे करके बताना पड़ रहा है। चलो ठीक है। तो इस साल मेरा रैंक ऑल इंडिया 388 है, और मुझे आईपीएस एलोकेट हो गया है। तो अभी जाएंगे थोड़े टाइम में लवासना। तो सबका ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है कि वहाँ जाना है हमने, इसीलिए कई लोगों का मोटिवेशन भी वही होता है। तो बट मेरा वो मोटिवेशन नहीं था। तो पर ठीक है, जाना तो सही है। अच्छा, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, और लास्ट अटेम्प्ट में ही हुआ है मेरा। तो एक पॉइंट तो सीधा आपको यहाँ से मिल जाता है कि नेवर गिव अप। आपकी कोई भी फेलियर हो चुकी हो, बट आपको सिर्फ एक चांस चाहिए जिसमें आपको क्लियर करना है, और हमें एक ही सीट चाहिए। एक ही चांस चाहिए, चाहे वो लास्ट अटेम्प्ट ही हो, क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो मैं पहले 5 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था। हाँ, मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए थे, बट नहीं हो रहा था। तो मैं बताऊंगा क्या क्या चेंजेस करनी है आपको, क्या चीज़ें करनी है, और ऐसा मैंने क्या किया लास्ट टाइम में कि हो गया मेरा, जो पहले मैं नहीं किया था। और इससे पहले मेरा 2019 में पंजाब पीसीएस क्लियर था 19 रैंक से, और आई वॉज वर्किंग एज ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर पंजाब ओनली। 2 साल से मैं एज ए बीडीपीओ काम कर रहा था। तो वो मेरा पहला अटेम्प्ट था पंजाब पीसीएस में। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन का एक एडेड एडवांटेज ये भी हो जाता है कि आपको अगर उधर नहीं हो रहा तो हम एक बार किसी स्टेट सर्विसेज में भी आ जाते हैं। और स्टेट सर्विसेज में भी आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन डू अ ग्रेट फॉर द सोसाइटी। मैं भी कोई एग्जांपल बताऊंगा, जैसे मैंने क्या किया, मुझे कहाँ से किक मिलती थी, क्या मैं सही सर्विसेज में हूँ। ठीक है। और इस बार जो हुआ था लास्ट पीसीएस, वो भी दिया था मैंने दोबारा एसडीएम के लिए। उसमें मेरा रैंक फिर से आया, 23rd रैंक था। बट फिर मैं एसडीएम से रह गया था। बट भगवान को थोड़ा सा और अच्छा चाहिए था तो लास्ट अटेम्प्ट में आईपीएस हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, मैं पहले आपको ब्रीफ सारा बता देता हूँ, प्रीलिम्स मेंस स्ट्रेटजी क्या है, फिर आप अगर इन बिटवीन भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर बाद में पूछना है तो बाद में भी, जैसे मर्जी इंटरेक्शन जो भी आपके क्वेश्चन है सब पूछ सकते हो आप। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट कर लेते हैं। आप में से कितनों ने दिया है प्रीलिम्स? ओके, 2 नहीं दिया है। ओके, ठीक है। और मेंस नहीं दिया अभी? अच्छा, फर्स्ट तक, चलो ठीक है। चलो, सबसे पहले इसमें आपको पता ही है, 2 चीजें हैं, जीएस अपने पास, सी सेट है। मैं अभी आपको यूपीएससी के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, अगर किसी ने पीसीएस से भी पूछना हो तब भी हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, कि मुझे सब पता है उसका भी, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब सी सेट यूपीएससी में आपको पता ही है क्वालिफाइंग है। डिजिटल बोर्ड्स पे मेरी राइटिंग बड़ी बेकार है, तो इसको थोड़ा सा बेयर कर लेना। जीएस का तो हमें पता ही है, सारी हमारा जो सिलेक्शन है इसी पे बेस्ड है। हाँ, सी सेट भी आजकल बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यूपीएससी में। तो सी सेट में कितनों को दिक्कत है? सी सेट डिस्कस कर सकते हैं, मगर करना है। सी सेट कर रहे हैं डिस्कस? चलो सी सेट कर लेंगे। Before you start, can you adjust, like get a bit back so that the camera ओके, covers your हाँ entire? ठीक, Just keep डन, it to this या thing. नोट ठीक। सी सेट में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं यूपीएससी में। फर्स्ट वन इज एप्टीट्यूड,
रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है ये सबसे पहले आपको रिसर्च में क्या करना है, आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई करना है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, क्योंकि हमारे लिए ये क्या है, क्वालिफाइंग। मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या होता था, ये दोनों। कॉम्प्रिहेंशन में भी वीक नहीं था, बट कॉम्प्रिहेंशन ऐसे आ रहे हैं कि लॉजिकल इन्फ्रेंस निकालो, पॉजिटिव क्या है इसमें से, तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर साल वो कुछ चेंज करके पूछते हैं। तो ये मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई किया, ये है। तो मैंने अपने मार्क्स यहीं से ले लेने हैं। क्वालिफाइंग हमारे कितने, 67 आउट ऑफ कितना, 200 है ना। तो मेरे इसमें से आ जाते थे, बट हमें रिस्क नहीं लेना होता कि हमने ये भी अटेम्प्ट करने हैं जो हो सकते हैं। अब सेकंड क्या होता था, चूज राइट क्वेश्चंस फॉर। राइट क्वेश्चंस का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन में हमें पता है कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत तरह के पूछते हैं, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट क्वेश्चंस। अब मुझे पता है किसी कॉम्प्रिहेंशन में एक एक पैराग्राफ दिया है, उसको देखूंगा मैं, क्वेश्चन 1 भी उसी पे है, क्वेश्चन 2 भी उसी पे है, क्वेश्चन 3 भी उसी पे है। और सबसे पहले चूज क्या करना है, वो वाला कॉम्प्रिहेंशन जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हो। ऐसा भी कॉम्प्रिहेंशन होता है, सीधा सीधा जो हमारे इस पैराग्राफ से आंसर आएगा, कुछ नहीं ज्यादा सोचना हमें, जो पढ़ के पता लग जाएगा। और एक ही क्वेश्चन हमें 3 क्वेश्चन दे रहा है या 2 क्वेश्चन दे रहा है, 5 नंबर 7.5 नंबर हमें यहाँ से मिलनी है। तो हमें ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले मैं, मेरा होता था कि ये वाला करूंगा मैं। और बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन ऐसे हैं जिसमें एक पूरा पैराग्राफ पढ़ो, सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व करो। फिर ये करने के बाद इन वालों में से चूज करना है हमें कि मैं अब इसमें से कौन सा करूं। तो इसमें से वो वाला देखना है जो आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसान लग रहा हो। जिसमें जिसमें पूछा लॉजिकल इन्फरेंस क्या है, हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा कि क्या पूछना चाह रहा है, वो हमें नहीं चूज करना है पहले, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन ही एरिया स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उसके लिए तो फिर ये कॉम्प्रिहेंशन बाकी भी मस्त हो जाएंगे, लॉजिकल इन्फरेंस और वो। बट मुझे लगता है कि ये वाला एरिया आपको होना बहुत जरूरी है, अगर हमने ये क्लियर करना है। क्योंकि बहुत सारे मैंने अपने फ्रेंड्स भी देखे हैं जो कॉम्प्रिहेंशन के जिनका स्ट्रॉन्ग एरिया मानते थे, और वो बाहर हो जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई गलत हो जाता है। ना तो आंसर की प्रॉपर होती है, जो ये एग्जैक्ट आंसर सही थे, और यूपीएससी के आंसर तो फिर वो चेंज होते नहीं है, वो जो वो वही है। ठीक है ना, ये बात होगी आपके चूजिंग द राइट क्वेश्चन। थर्ड, सी सेट क्लियर करने का सीधा बड़ा सबसे एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अब प्रैक्टिस का मतलब ये है कि देखो, हमारी सिलेक्शन होनी है जीएस के बेसिस पे। हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारे जितने भी हम टेस्ट लिख रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज आ रही है, हमारे 100 मार्क्स बन रहे हैं। अगर हमारे 100 मार्क्स बन रहे हैं तो सी सेट को वरी नहीं करना, क्योंकि एंड मूवमेंट पे जब हम प्रीलिम्स के पास होंगे तो हमारा सारा फोकस इसी पे होगा। फिर नहीं हमें सी सेट पे टाइम लगाना। ये चीजें थोड़ा सा अभी कर लेनी है हमें। अभी आपके पास टाइम है प्रीलिम्स को लेके, तो अभी दिसंबर तक, जनवरी तक अपना इतनी स्किल्स बना लो कि यहाँ पे मेरे 100 मार्क्स हम आ जाए। ठीक है, एप्टीट्यूड बुक लिस्ट चाहिए आपको, बता दूं कि क्या क्या अगर आपको रेफर करना है तो। एप्टीट्यूड के लिए आर एस अग्रवाल है, ये पता होगा आपको सबको। फिर आपको रीजनिंग के लिए भी सेम, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई बुक नहीं रेफर करनी। इनफैक्ट इसके लिए तो आप यहाँ से भी नोट्स वगैरह मिलते होंगे ना कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, तो ये वाले जो यहाँ से बताएंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन, वो वाले प्रैक्टिस कर लेने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इनफैक्ट सी सेट के पेपर के लिए, जो मैं फोर्थ पॉइंट वहां लिखने वाला था, वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के। ये वाला लेवल कोई नहीं दे पाएगा, कोई भी कहीं से भी नहीं मिलने। ये इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करना है आपने। ठीक है, अब सी सेट में क्या चीजों का और ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। कॉन्सेप्ट,
मेरे साथ क्या होता था कि मुझे कॉन्सेप्ट्स मेरे ठीक थे, मतलब मैंने इतना मुझे एप्टीट्यूड रीजनिंग में पता होता था, बट कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स भी होती थी 6 into 2, वहाँ पे एग्जाम प्रेशर में 6 into 2 18 भी कर देते थे। ये वाली चीज़ नहीं करनी, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आती है। और मैं सी सेट मेरा ऐसा था, कभी सी सेट में मुझे इशू नहीं हुआ तो मैं करके जाता ही नहीं था। मेरा सारा फोकस जीएस पे होता था, जिसकी वजह से मेरी 3-4 क्वेश्चन ऐसे गलत होते थे और मेरे मार्क्स हमेशा इस रेंज में आते थे, 110 to 15 या कभी 20 या 105, मतलब यही रेंज होती थी मेरी। तो मुझे होता था कि मैं 70 से तो बहुत अब हूँ, मुझे जीएस पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक्स कैसे दूर होंगी? प्रैक्टिस से ही। जितना प्रैक्टिस करोगे ये वाली मिस्टेक्स नहीं होंगी। और ये अभी लग रहा है कि यार ऐसी मिस्टेक नहीं हो सकती, बट एग्जाम प्रेशर में ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। आपने अभी नहीं किया तो अभी तो एग्जाम दिया नहीं है। और एक और बात यह है कि एग्जाम प्रेशर में आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, यहीं पे बैठ के अटेम्प्ट करना है, घर पे बैठ के अटेम्प्ट नहीं करना है। घर पे आप प्रैक्टिस करो, पर वहां जब पेपर देना तो यहीं पे बैठ के देना, वो घर पे बैठ के नहीं लिखना, जो भी पूरा फुल लेंथ पेपर होगा आपका सी सेट का। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको ये तो आपको बिल्ड करने ही पड़ेंगे। इसके लिए चाहे आप अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स लो या ऑनलाइन वीडियोस देखो, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है नेट पे, हर टॉपिक पे अवेलेबल है। टाइम एंड वर्क, फाइव सिस्टम, जो भी है आपको जितनी भी है सब डाल लो, कॉन्सेप्ट वहां से बनाओ, फिर क्वेश्चन सोल्व करो। आर एस अग्रवाल उठाओ, उसके जो सोल्व क्वेश्चन है पहले वो कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको, क्योंकि उसके अनसोल्व बहुत ज्यादा है, बहुत बल्कि बुक है वो। तो मैं क्या कर रहा था, शुरुआत वाले 10 कर लिए, 15 कर लिए, ठीक है अगर हो रहे हैं, फिर लास्ट वाली उसी चैप्टर के पीछे से, वहां पे दिक्कत होगी, पता लगेगा कि हाँ कुछ नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वहां से आपको बना लेना है। और एक रजिस्टर बना लो आप सी सेट का, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 फॉर एग्जांपल आप आर एस अग्रवाल को बेस बना रहे हो, उसका जो चैप्टर 1 है उसका सिर्फ एक पेज में आपके पास नोट्स हो। अगर उसमें जो क्वेश्चंस किए हैं आपने प्रैक्टिस में, उसमें से कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया कि हाँ ये तो ऐसे कर रहा था, मुझे नहीं समझ में आया था, तो वो भी यहाँ पे लिख लेना है। 5-10 क्वेश्चन जो आपको लगे ये नए 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 क्वेश्चन, एक एक पेज करके आपका, अगर 30 चैप्टर है, 30 पेज में आपका सी सेट खत्म होना चाहिए। और यही आपकी रिवीजन है, मल्टीपल टाइम्स बस। और प्रैक्टिस, ये इसको पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे, यही करना है बस। और कुछ नहीं, बार बार बुक नहीं उठानी। ठीक है, उसके बाद आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। अगर तो देखो एक्यूरेसी अच्छी है, फिर तो हमें क्वालिफाई करना है 70 मार्क्स से, तो स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी होने पे मुझे नहीं लगता कि स्पीड में इतनी दिक्कत आएगी कि हम 70 मार्क्स नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो फिर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन हमें ज्यादा करने पड़ेंगे वही क्वालिफाइंग मार्क्स लेने के लिए। तो ये चीज आपको खुद को देखना पड़ेगा सोल्व करके, ये यू आर द बेटर जज फॉर योर सेल्फ। ठीक है, इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि ये आपको खुद जज करके फिर आपको देखना है मैंने क्या करना। और कुछ अब सी सेट पे बताओ, अगर आपने कुछ पूछना है तो। मेरी तरफ से सी सेट ओके। ओके, चलो जीएस। जीएस में जीएस में हम ऐसे करते हैं कि मैं प्री और मेंस कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं है। जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती थी, मैं आपको अपना जर्नी बता देता हूँ। 2015 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाइड था, मेंस फेल्ड मिजरेबली, बहुत बुरी तरह से। जीएस में मार्क्स 1 2 3 4 में मेरे मार्क्स थे 60 70 65 ऐसे करके। तो मुझे समझ में आ गई थी, मुझे मेंस तो बिल्कुल भी नहीं आता। तब समझ में आया था कि मैंने सारा फोकस प्रीलिम्स पे किया था, और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, बट फायदा क्या, मेंस ही नहीं हुआ। तो 16 में मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की, जिसमें मैंने मेंस पे ज़्यादा फोकस किया, प्रीलिम्स पे भी किया। बताऊंगा जैसे अभी क्या आपका कब है प्रीलिम्स नेक्स्ट? 28 में। हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, मिनिमम 3 मंथ्स रखने हैं इससे पहले प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ प्रीलिम्स मिनिमम 3। अब वो 3 के 4 भी हो सकते हैं। और किसी को प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा फियर है तो ज़्यादा भी कर सकते हो, अब दिसंबर तक मेंस पढ़ लो। ठीक है, तो क्या हुआ कि हाँ इतना टाइम तो हमें देना ही है, चाहे जितना मर्जी भी आता हो, 3 महीने तो देने ही देने हैं हमें सिर्फ प्रीलिम्स पे। 16 में मेरा प्री भी क्वालिफाइड था, मेंस भी क्वालिफाइड था, इंटरव्यू में से बाहर हो गया बाद में। यहाँ पे मेरे टोटल मार्क्स थे 974, मैं कट ऑफ से 7 मार्क्स से बाहर हो गया था। ठीक है, फिर मेरा क्या हुआ, मुझे यहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेड था कि मुझे टॉप 100 नहीं तो 200 में रैंक आएगा आएगा। यहाँ पे बाहर हुए, 15 दिन बाद प्री था, प्री में फेल हो गई।
2017। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर कि कैसे करना है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सोच के बैठा था, मैं घर आ गया था कि अब आके पार्टी पुर्टी करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगी तो हो गया काम। तो जब नहीं हुआ तो घर वालों को भी लगा नहीं नहीं, दे दे कोई बात नहीं, दोबारा तो हो जाएगा। मैंने बोला भी कि नहीं, प्लेन्स मेरा नहीं प्रिपेयर, क्योंकि हर साल हर दिन की लड़ाई है ये हमारी। हमने एक दिन भी छोड़ा तो हम पीछे हो गए। वही बात हुई, मेरा प्रीलिम्स गया। फिर क्या हुआ, 17 में क्या हुआ कि पंजाब में अब एक जॉब निकली थी, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। अब मैं बहुत वो हो गया था कि अब मेरा मन नहीं था कि मैं दोबारा से करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला पेपर दिया, हो गया। इसमें शायद मेरा रैंक था 7 पंजाब में, तो ये ज्वाइन कर लिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ज्वाइन करना। ज्वाइन किया, 8-10 महीने खराब हुए मेरे यहाँ पे। जब प्रीलिम्स के 2 महीने रह गए, समझ में आया कि फिर कुछ नहीं आता, सारा दिन जॉब कर रहे हैं। तो आई रिजाइंड फ्रॉम माई गवर्नमेंट जॉब। मैंने रिजाइन कर दिया यहाँ पे, रिजाइन किया। बट फिर वही 2 महीने तो बहुत कम होते हैं। 2018 प्रीलिम्स फिर से फेल। 4 अटेम्प्ट हो गए ना अब। Sir, is it bothering you, the voice? नो नो प्रॉब्लम। Are you guys bothered? मैम ये नहीं कहाँ पे है अभी? I'll fix it. I'll do it. तो 2018 में प्रीलिम्स फेल। बट अब मेरे पास फिर भी टाइम था, क्योंकि मैंने जॉब रिजाइन कर दी थी कि हाँ ठीक है, अब कम से कम पढ़ सकते हैं। फिर 2019 में मैंने अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाइड, मेंस क्वालिफाइड, इंटरव्यू में फिर बाहर। 16 मार्क्स से फाइनली मैं बाहर हो गया हमसे। तो ये जो 7 मार्क्स थे, 16 मार्क्स थे, ये बड़े अटकते थे कि ये कैसे कवर करना है। यहाँ तो रब कर कर, ठीक ठीक, ओके ठीक है। 2019 में इंटरव्यू से बाहर, ये मेरा हो गया 5th अटेम्प्ट। फिर क्या हुआ, पंजाब पीसीएस, फर्स्ट अटेम्प्ट। जब फिर से फेल हो गए तो अब लगा कि नहीं, एक अटेम्प्ट रह गया, अब नहीं इतना रिस्क ले सकते। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो यहाँ पे मेरा रैंक 19 था, और आई ज्वाइंड एज बीडीपीओ। ये वाला जो ज्वाइनिंग था मेरा, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। मेरी 6th अटेम्प्ट की सारी इंटरव्यू, मतलब 70% इंटरव्यू मेरी इसी पे की थी कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, क्या नई चीजें लेके आए। वो भी कभी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे उसको ब्रीफली, कैसे कैसे क्वेश्चन थे। तो ये मैंने किया, तो ये तो करना ही था, कोई पंजाब पीसीएस में तो नहीं छोड़ सकते आप। तो ये तो मेरे पास थी। बट हाँ, मैंने थोड़ी लीव ले ली, कुछ ऐसे किया, सैटरडे संडेज में मैनेज किया। तो लास्ट अटेम्प्ट में फाइनली चलो हो गया। ठीक है, तो फिर, पर हाँ जिस दिन हुआ अगले दिन ही मैंने रिजाइन कर दिया। ये अब नहीं, इसे अब नहीं करना। ठीक है, हाँ हम लोग अब जीएस पे थे ना। जीएस का अब मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने ये सारी कहानी इसलिए बताई कि एक तो पॉइंट आपको वहां से मिला कि प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, जो मेरा एक अटेम्प्ट लेके गई थी, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, कि कितने मंथ्स आपको कितने किस पे डिवोट करने हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए। थर्ड, अब बात आती है हमारी सब्जेक्ट्स पे। हम ऐसे करते हैं, हम जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, सारे कवर हो जाएंगे आपके। जीएस पेपर 1, सबसे पहले हिस्ट्री। मैं आपको अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था, कितना किया था, कितना करना है आपको। ठीक है, फिर आप बेटर जज आप खुद दो कि आपको कैसे करना है। एंशियंट प्लस आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए 2 बुक्स हैं। एक तो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी क्लास 11th, और सेकंड नितिन सिंघानिया।
नितिन सिंघानिया के कुछ चैप्टर छोड़ने वाले हैं, अब मुझे उसका वो पता नहीं है, टेबल ने तो आपको बता था, किसी और टाइम कर लेंगे इसको। जैसे इसमें सर्कस का, एक मॉडर्न सर्कस का चैप्टर है, वो नहीं करना। और बहुत सारे चैप्टर हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये करना ही करना है यहाँ से। आर्ट, आर्किटेक्चर पे एक टॉपिक है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करके सारा चलता है एंड तक, ये सारा करना है। ये कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे एक है। तो ये वाले सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको भी समझ आएगा कि यहाँ इसमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ये सर कैसे, ये कुछ इस पे कुछ नहीं है। इन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर मैं लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। ये 2021 वाला जो इस बार हुआ वो प्रीलिम्स नहीं, उससे पीछे वाला प्रीलिम्स इस बार मैंने देखा नहीं, थोड़ा सा देखा था। इनफैक्ट एक आंसर की बनाई थी हमने इस बार के, जो टॉपर्स है उसमें 10 क्वेश्चन मेरे सोल्व किए हुए थे, 40 से लेकर 41 से 50 तक के। तो 2021 वाले में दो क्वेश्चन हमें इकोनॉमिक्स के वर्बेटिम आ गए थे, वर्बेटिम पिछले पेपर से। मतलब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सेम डाल देंगे। वो पढ़े हुए थे अच्छे से, तो पता था कि ये तो सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया, वहां पे पता भी चल गया था कि हाँ ये तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तो आप अभी से प्रिंट निकाल लो, स्पाइरल करा लो। ये आपके हमेशा से ये रहना चाहिए कि मेरे यही एक तरह के नोट्स हैं, ये पेपर नहीं है ये। मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूँ कि बहुत लोग गलतियां करते हैं हम, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाते। हमें लगता है कि नया नया करना है, नया करना है। बेसिक क्या है, क्योंकि हमारा जो प्रीलिम्स पे एक चीज और बतानी रह गई मेरी। प्रीलिम्स क्या है ना, अब पैटर्न चेंज हो चुका है प्रीलिम्स का। 15 16 जो मेरा अटेम्प्ट था, उसमें जो प्रीलिम्स था वो एकेडमिक और कंसेप्ट पे जा रहा था। कंसेप्ट बेस्ड आप पढ़ के चले जाओगे, कंसेप्ट आएंगे, आप क्लिक टिक करोगे, ओके है। 17 और इनफैक्ट 18 ऑनवर्ड्स पूरा पैटर्न चेंज हो गया यूपीएससी का, जिसमें फेल किया। यहाँ पे तो फेलियर का कुछ और रीजन था, यहाँ पे ये रीजन था कि मैंने जो पैटर्न चेंज हुआ था यूपीएससी का, उसको मुझे समझ नहीं आया कि मैं ध्यान नहीं देखेगा कि ऐसा भी हो सकता है। मेरा फोकस इसी पे था, अपना कॉन्सेप्ट और इस पे कि हो जाएगा। बट वहां पे बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। अब क्या है, जो नया पैटर्न हमें अब तो चेंज हो गया पैटर्न, अब तो ऐसे ही आना जैसे आ रहा है। तो अब क्या है, आपको थोड़ा सा ओपन थिंकिंग रखनी है वहाँ पे एग्जाम हॉल में। जितना पढ़ के गए हो ठीक है, नहीं पढ़ा वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल खुला सोचना है कि जितनी भी आपकी डायमेंशन हो सकती है, कॉमन सेंस बहुत यूज करनी है वहाँ पे कि यार ये हो सकता है ऐसे। अब एक क्वेश्चन था, कोई मुझे याद है, पता नहीं 21 में 20 वाले में शायद आया था, कोई ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन था कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल करके कोई क्वेश्चन था। उस पे पहला पॉइंट था, दिस वाज द फर्स्ट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया इन ईयर 19 कुछ करके। तो सबसे पहले एक तो देखो इसमें क्या, प्रीलिम्स में आपको दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, ये चीजें तो सबको पता ही है कि हमें एलिमिनेट करके चलना है। दूसरा अपने पास क्या होता है कि एलिमिनेशन कर दिया हमने, और हाँ, जो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हो रहे हैं स्टेटमेंट्स में, जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स कैसे, ओनली, फर्स्ट, कोई ईयर दे दिया, ये सब एक्सट्रीम है। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट में वर्ड्स मिले तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रुकना है, आपको सोचना कि ऐसा हो सकता है। अब ये क्या था, दिस वाज द फर्स्ट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। अब टैक्स का ट्रिब्यूनल फर्स्ट बनाएंगे, ऐसा हो सकता है? देश को और बहुत सारी समस्याएं थी, टैक्स कौन सोच रहा था कि 1947 के बाद? तो ये गलत थी स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं पता था उस क्वेश्चन के बारे में। ये गलत होते ही तो आपके तीन क्वेश्चन, तीन जो ऑप्शन थे वो एलिमिनेट हो गए और आंसर निकल गया। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, और क्या कर रहे थे हम डिस्कस? एकेडमिक ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ, तो ये चीज मैं कह रहा हूँ कि आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ध्यान से रखने हैं, इसको निकाल के प्रिंट ले लो और ये अपने पास रखो। हिस्ट्री, आप अच्छा एंशिएंट का मैंने बता दिया आपको ना। मैं डीवीएल के लिए आपको एनसीईआरटी ही करनी है इसकी भी, बट इसको बहुत बाद में कर लेना अगर आपका बाकी सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आएगा ऐसे, यहाँ दो आ जाएंगे बस, ज्यादा नहीं आता। मॉडर्न इंडिया, इसके लिए एक तो आपको होगी एनसीईआरटी, दूसरा हो गया स्पेक्ट्रम बाय राजीव अय्यर, मॉडर्न
इन सब के पैरेलली एक चीज चलेगी आपकी करंट अफेयर्स। शायद इसी साल एक क्वेश्चन था, अगर आपने दिया होगा तो, उसमें कोई वूल का नहीं, शायद मशरूम का एक क्वेश्चन था शायद, है ना? तो वो मशरूम कहाँ से आई थी पता है आपको? वो क्वेश्चन कहाँ से आया था? एक पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट थी वो, उसके वायरल हुआ था ऐसे कि यहाँ से वो कुछ था कि पीएम मोदी के पास कोई डिग्नेटरी यहाँ इन्होंने विजिट किया था, तो वहां पे किसी ने उनको खिलाया था वो, तो वहां से क्वेश्चन बना दिया उन्होंने कि ये कहाँ से होता है, ये क्या होता है। थोड़ा सा करंट को इसलिए फॉलो करो, न्यूज़पेपर पढ़ना है ये, तो ऐसे इसलिए मैंने हिस्ट्री में भी डाल दिया है करंट अफेयर, नहीं तो हम इस पे फोकस नहीं करते। फॉर एग्जांपल कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दी, शायद रमप्पा टेम्पल एक बनाया था, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके सारे 3-4 फीचर्स देख लेने हैं। ये तो हमने करना ही करना स्टैटिक वाला, पर साथ में ऐसी चीजें जो न्यूज में रही हैं वो करनी है, और खास करके पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, हमारी प्रेसिडेंट क्या कर रही है, वो चीजें तो बहुत अच्छे से देखनी है। मोदी ने कहाँ विजिट किया, मोदी सर ने, तो वो सब आपको वो ध्यान में रहना चाहिए कि क्या उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। अभी हमने एम्बलम अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया, तो उसके फीचर्स बताऊँ आपको कि क्या क्या है, क्यों अब उस पर इतनी कंट्रोवर्सी चली कि ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाए थे कि बड़े आपने अग्रेसिव लॉन्च बना दिए। तो अग्रेसिव बना दिए तो क्या मतलब, वो कैसे था, कहाँ से आया वो कहाँ से बना हुआ है, उसका हिस्ट्री पता हो, क्या वो सारनाथ के वो जो थे ऊपर एनिमल उसी का वो है, तो वो सारा वो देखना है आपको, थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखो। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके करोगे तो समझ में आ जाती है। और जब आपके पास ये पढ़ा होगा ना इतना भी आपने, तो वो क्वेश्चन पक्का क्लियर हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते, जब वो बिल्कुल नया लगता है फिर वो डिफिकल्ट लगता है कि ये तो पता ही नहीं कहाँ से आया, वो चीज़। हिस्ट्री हो गया। GS1 नहीं कर रहे हैं हम डिस्कस। दूसरा सब्जेक्ट जो है उसमें है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की 2 NCERTs हैं, ये NCERTs ये बुक नहीं है, ये आपके लिए ये नोट्स हैं। इंडिया फिजिकल और वर्ल्ड फिजिकल। राइटिंग देखना है यार, ये पेन से ऐसे ही हो रही है। थर्ड है GC लियोंग। बस इतना करो, प्लस एक टॉपिक है वहाँ पे मेंस में, इंडस्ट्रियल लोकेशंस। इसके लिए आप क्या करो, मरुनाल सर की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको ये टॉपिक पूरा मिल जाएगा, उसको सेव करना, प्रिंट निकालना, ये टॉपिक आपका क्लियर है। ठीक है, ये कर दूं, नेक्स्ट चलें। इसी में है थर्ड हमारे पास सोसाइटी, या फिर आप बोल दो सोशल इश्यूज। इसके लिए क्या करना, आप बाजीराम एंड रवि की येलो बुक है सोशल इश्यूज की, वो पढ़नी है। प्लस करंट अफेयर बेस्ड इश्यूज, फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली एक इशू चला था कि गर्ल्स की जो मैरिज एज है वो बढ़ाकर 21 कर दी है। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है कि क्या इसके पॉजिटिव्स होंगे, क्या नेगेटिव्स होंगे, क्या होना चाहिए। तो ऐसे इश्यूज, तो खास करके सोशल इश्यूज में गवर्नमेंट कोई स्कीम ले आई, वॉश, या फिर आजकल जैसे ये यही लगा लो आप, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ये क्या है, कहाँ से, मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई सोशल स्कीम जो नई सब आ रही है सब देखनी है आपको, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। इसके लिए चाहे आप ऐसे कर लेना कि एक स्कीम्स की किसी भी इंस्टीट्यूट की, शंकर ले लेना चाहे, या विजन IAS, इनमें से किसी एक की उठा के वो पढ़ लेनी है अच्छे से हमें, ये कवर हो जाएगा। ये प्रीलिम्स में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। ठीक है, सोशल इश्यूज ये हो गया आपका। पेपर 1 हो गया आपका। पेपर 2, फर्स्ट इज पॉलिटी प्लस गवर्नेंस।
इसके लिए एक ही बुक है, द होली बुक ऑफ इंडिया। मैंने क्या किया था, मैंने ये पढ़ी थी, इसके बाद मैंने फिर डीडी बसु भी की थी। यहाँ से मेरा मेंस का बड़ा अच्छे से प्रिपरेशन हुई थी। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है बुक, बट अगर समझ लोगे तो अच्छा हो जाएगा, बट पहले ये करनी जरूरी है उसके लिए। अगर यही नहीं हो रही फिर ये इस पे जाना ही नहीं है, फिर समझ लो कि ये बुक लिस्ट में है ही नहीं, और नहीं है तो मतलब उसकी कोई टेंशन नहीं है हमें। मैंने इसके अलावा पार्लियामेंट की बुक भी पढ़ी थी, एक सुभाष कश्यप की, वो भी नहीं पढ़नी है आपको। और ये हो गया पॉलिटी गवर्नेंस। गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपको ना आरटीआई, सिटीजन चार्टर, सिविल सोसाइटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो चलो मिलेगा वहां पे, बट ये मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको करना है एमपुरी सर के नोट उठाने हैं, क्लास नोट्स, हैंड रिटन जो उसके प्रिंट मिल जाएंगे आपको, वहां से प्रिपेयर करना आपको ये वाले टॉपिक गवर्नेंस वाले, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, और पेपर 2 में भी सोशल इश्यूज का एक पोर्शन है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वो सेम ही है पेपर 1 और पेपर 2 में। आईआर के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं की थी मैंने, क्योंकि ये मेरा सबसे वीक एरिया था, मतलब मेरे लिए वीक था। अब किसी का पीएसआई और हो तो उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया ये वही है, ऑप्शनल। तो मैंने क्या किया था, मुझे समझ में नहीं आती थी ये, मैं कुछ समझता था तो मुझे पता नहीं चलता था क्या कह रहे हैं ये, क्या हो रहा। तो फिर मैंने क्या किया, नोट्स बनाने स्टार्ट किए इसके, इंडिया पाकिस्तान। नेट पे ढूंढा तो कुछ इंट्रोडक्शन मिल जाती है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे थे, कि ये बहुत पुरानी डेमोक्रेसीज हैं, बहुत मतलब हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस है आपस में, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, ऐसे करके कुछ ऐसे एक दो चार लाइनें लिख लो। फिर उसके बाद क्या करो, यहाँ पे मैं कर रहा था कि एक आपस में हमारे इश्यूज क्या चल रहे हैं, चैलेंजेस और इश्यूज, और यहाँ पे मैं क्या करता था कि पॉजिटिव्स क्या है हमारे में। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव क्या होगा, करतारपुर कॉरिडोर, ये चीजें। तो इसके बाद क्या करता था, मैं यहाँ पे बनाता था फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, आगे हमें हम क्या कर सकते हैं, क्या देख रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। हम समझ लो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी लेके आना चाहते हैं हम, ये हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम रिलेशन सुधारना है हमें। हमें पाकिस्तान को नक्शे से खत्म नहीं करना, जो हम चाहते हैं वो नहीं करना, ठीक है। तो दोस्ती ही बढ़ानी है हमें सबके साथ। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही हो गए। फिर आप लिख दो कंक्लूजन में, अगर आपको कुछ नेट पे ऐसे सर्च करते करते कुछ मिलता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग लाइन है, किसी ने बोल दिया, मतलब ये आपके नोट्स कैसे हो कि फॉर एग्जाम्पल जयशंकर सर बोल रहे हैं कुछ, अब वो कहीं कहीं जाते हैं, या हमारी डेलीगेशन जहाँ जाती है, जिस कंट्री में जाती है, वो वहाँ पे न्यूज़पेपर में कवर होता है, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, और वो बिल्कुल रिसेंट का आंसर होगा, जिसमें वो मल्टीपल इश्यूज भी डिस्कस करेंगे कि हमारे क्या इश्यूज थे, और क्या हम आगे करना चाहते हैं, क्या एग्रीमेंट्स पे बात हो रही है, वो किस पे बात हो रही है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है हमारे। तो ऐसे करके आप एक एक पेज बनाना है, बस एक पेज इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, जो भी है सारे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूएसए, ऐसे करके इंडिया सेंट्रल एशिया, इंडिया, ऐसे करके मेरे टोटल 40 से 45 पेजेस के आसपास बन गए थे, बस यही नोट्स थे मेरे, यही मेरे मेंस के थे। प्रीलिम्स के लिए क्या करना है आपको, किसी भी इंस्टीट्यूट की ना, जैसे शंकर आईएएस की आती है मैगजीन, इंटरनेशनल बॉडीज करके कुछ होगा, इंटरनेशनल बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशंस, बस वो वहां से पढ़ लेनी है। इसमें हमसे पूछ लेते हैं कि नाटो के मेंबर का कुछ पूछ लिया, या फिर टीम्सटेक, ये सारी, इसमें सारी कवर कर देंगे वो। तो ये वाला आपने यहाँ से पढ़ लेना, आईआर आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा बुक मैं कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ी, तो मैं आपको क्यों बताऊं और क्यों बर्डन बढ़ाना है। सोशल इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए, ये हो गया आपका पेपर 2। पेपर 3, इसमें आपका है पहले तो इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट,
डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 5-6 टॉपिक इसमें। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं इस टॉपिक को देखता ही नहीं था। पहले दूसरे अटेम्प्ट के बाद समझ में आया कि ये भी एक टॉपिक पड़ा है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी प्रिपेयर करो। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप सबसे पहले करो एनसीईआरटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या करना है, ये दोनों एनसीईआरटी में जहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज इक्वेशंस की बात कर रहे होंगे, वो वाला स्किप कर देना है, वो नहीं पढ़ना, तो उसके अलावा अलावा पढ़ना है हमें। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह कुछ नहीं किसी ने पूछना है, वो कुछ नहीं करना हमें। सेकंड हमें करनी है यहाँ पे रमेश सिंह, रमेश सिंह। थर्ड आप करोगे श्री राम आईएएस के नोट्स हैं, क्लास नोट्स। ये सब करने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि जो चीजें मैंने पहले पढ़ रखी हैं वो यहाँ से नहीं करनी, यहाँ पे जो मुझे इन दोनों में से नहीं मिला वो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ से करना। प्लस करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और थर्ड जो मुझे सबसे अच्छा लगता था और ये मेंस में भी बड़ा काम आता था, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स। जैसे आजकल नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट्स लेके आ रही है, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, ये सब पढ़ने हैं आपको। ये सिर्फ ऐसे नहीं लिखा मैंने कि कोई जिस्ट पढ़नी है हमने, इसके प्रिंट लेना है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा प्रिंट लेना है, चाहे 400 पेज का 500 पेज का, पूरा पढ़ देना है। बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ डाटा की डिस्कशन हो रही है कि पहले हमारा इतना था, ये होगा, वो स्किप करते चलो, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। और ये एक बार हो जाएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ये बहुत जगह यूज होता है, मेरा एक बार ये यूज हुआ था। हम ऐसे भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ऐसे में मार्क्स हमेशा अच्छे आए हैं। इनफैक्ट 2015 में भी जब मेरा जीएस पेपर बहुत खराब हुए तब भी ऐसे में अच्छे मार्क्स थे। तो ये इसमें कैसे मैं निकालता था, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में एक बार क्या हुआ था, मुझे याद नहीं कौन सी ईयर का है, उसमें वुमेन पे डिस्कशन थी, तो उसमें स्टार्ट किया वुमेन वाला टॉपिक उन्होंने। तो 2 कोटेशंस थी वहाँ पे, कोट 1 कोट 2। एक में था शायद मैथिली शरण गुप्त जी की थी एक, और दूसरी थी शायद सुब्रमण्यम अय्यर करके कुछ। एक इंग्लिश में थी, हर हेड हेल्ड हाई, हेड हेल्ड हाई, लुकिंग फियरलेसली इनटू अदर आइज ऐसे कुछ था। मतलब ये वाली पॉजिटिव थी मॉडर्न वुमेन की, कि मतलब जो आज की वुमेन है वो दिखाया हुआ था, प्रोजेक्ट किया था। और एक थी वो हिंदी में थी, उसके आंखों में है पानी, आंचल में है दूध, ऐसा करके कुछ था। तो ये दिखाया था कि वो ये कंट्रास्ट दिखा रहे थे कि आज हमारी जो इंडियन वुमेन है वो ऐसी है या ऐसी है। तो उस पर भी डिस्कशन थी। अब वो टॉपिक भी ऐसे आ गया, न्यू इंडिया वुमेन करके कुछ, न्यू वुमेन करके क्वेश्चन था। तो मैंने स्टार्टिंग इस पे कर दी, इकोनॉमिक सर्वे ईयर, इसका ईयर सेज दैट अपनी वुमन ऐसी है या ऐसी है। एक ओल्ड वुमन का जो कंसेप्ट है, एक न्यू वुमन, जो न्यू वुमन आज की है वो कैसी है। तो ऐसे करके आपको कहीं कहीं से एनेक्डोट्स मिल जाते हैं कि जो हमने यूज करने हैं। और ऐसे एनेक्डोट्स से ना वो जो चेकर है वो इंप्रेस होता है कि अच्छा ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़ के आता है। और इसी चीज को मैं ये ना लिखता ना, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, तो उस पर इतना इंप्रेशन ना पड़ता, शायद उसके भी माइंड में स्किप होता कि हाँ यार ठीक है, कोटेशन तो मिल जाती है ये वाली, बट गवर्नमेंट की रिपोर्ट में ये कोटेशन लिखे हैं तो बहुत अच्छी कोटेशन है ये। तो वो वहाँ पे इंप्रेस होता है कि ठीक है ये अच्छे ने खुद से निकाला। और ये जिस्ट में ना मिलेगी शायद आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वो तो इतनी छोटी सी कर देंगे जिस्ट, वो सिर्फ टॉपिक डिस्कस करने को। इसलिए ऐसे हमें रिपोर्ट्स पढ़नी है ये वाली। और ये वाली रिपोर्ट का क्या फायदा था, इसमें आप पढ़ोगे ऐसे, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है मेंस में, कनेक्टिविटी। इसमें रोड, रेलवेज, एयरवेज, ये सब की जो हमने कनेक्टिविटी, वाटरवेज, इस पे एक चैप्टर है ये पूरा कनेक्टिविटी का। इसमें उन्होंने सारा बता दिया, जैसे रेल क्या है तो उन्होंने बता दिया कि इंडिया का नेटवर्क, रेल नेटवर्क सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। फिर उसने बता दिया कि क्या क्या चैलेंजेस रेलवे फेस कर रहा है, इश्यूज क्या हैं, और हमने क्या क्या किया रेलवे को सुधारने के लिए, और हम अब क्या कर रहे हैं। तो सीधा मेंस का क्वेश्चन तैयार है वहाँ पे। तो ये सारे आंसर आपको यहाँ से मिलते हैं ये रिपोर्ट से, खुद पढ़ोगे तो। ठीक है, इसलिए ये मुझे बड़ी अच्छी भी लगती थी, पढ़ के मजा भी आता था। और ऐसे लगता था कि हाँ मैं
दूसरों से आगे निकल गया, शायद किसी ने नहीं पढ़ी होगी, तो वो हमने अपने आप को मोटिवेट ही करना होता है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसमें हम बहुत डिप्रेस्ड होंगे कि यार नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो ये चीजें पॉजिटिविटी देती हैं कि अच्छा मैंने कोई अच्छा काम किया ये करने के बाद, ऐसा लगता है। ठीक है, अब हमने इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लिया है, सिक्योरिटी करते हैं इन्वायरमेंट। सिक्योरिटी के लिए एक है इंटरनल चैलेंजेस टू इंडिया। ये किसी आईपीएस ने लिखे, मुझे उनका नाम नहीं पता, ये देख लेना, मार्केट में आपको मिल जाएगी, पतली सी बुक है, बस वही पढ़ लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना हमें सिक्योरिटी के लिए। साथ में करंट अफेयर्स तो है ही हैं, वो सबके साथ चलेंगे। सिक्योरिटी, फिर हमारे पास इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की आपको सिर्फ एक तो वो पढ़नी है शंकर आईएएस की बुक, दूसरा करंट अफेयर्स। शंकर आईएएस की बुक तो कंप्लीट करनी है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। बस वो जैसे चैप्टर्स आते हैं ना कि शेड्यूल्ड एनिमल्स कौन से हैं, वो उसको स्किप कर देना, क्योंकि वो याद नहीं रहते। सिर्फ करने हो तो इसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड याद रख लेना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है। कई बार ऑप्शन ऐसे आते हैं, एक ही ऑप्शन में चार चार एनिमल्स लिखे हुए हैं, तो उसमें से पता लग जाता है अच्छा ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, ये मैं पढ़ के आया हूँ, तो वो स्किप होकर कई बार निकल जाता है आंसर। नहीं तो नहीं निकलेगा तो ना निकले, छोड़ो उसको, इतना कौन दिमाग लगाएगा। इन्वायरमेंट के बाद अपने पास आ गया साइंस एंड टेक। ये हमें जनरल साइंस जो एनसीईआरटी वगैरह हैं ये नहीं पढ़नी, हमें एप्लीकेशन बेस्ड साइंस पढ़नी है। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है, या कोई नई इनोवेशंस आ गई हैं, तो ये सारा एप्लीकेशन बेस्ड आपको करंट अफेयर से मिलेगा। चाहे विजन 365 से कर लो इसकी साइंस एंड टेक कवर, मैं साथ में करता था साइंस रिपोर्टर भी। ये मुझे कभी काम नहीं आती थी, बट हमें कभी लगता होता है कि काम नहीं आती। इस बार जो मेंस का क्वेश्चन था GS3 में, जिसमें सभी ने कहा कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया, 2014 का नोबेल प्राइज पूछा था उन्होंने कि क्यों मिला ब्लू लाइट को। ये मुझे तब का याद इसलिए था क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई थी बड़े इंटरेस्ट से, तो मुझे पूरा क्वेश्चन आता था। मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी बना के आया था इसकी ब्लू लाइट की, क्यों ये ब्लू लाइट को ही नोबेल प्राइज क्यों मिला था। ठीक है, तो ये देख लेना अगर आपको मन हो तो। ये बहुत जल्दी हो जाती है, मैं तो मतलब शुरू में नहीं पढ़ता था, एंड में क्या करता था कि इकट्ठी 12 उठाई, एक एक मैगजीन 3-3 घंटे में खत्म, बस जो जो निकालना निकाल लिया, बस छोड़ दिया उसके बाद। साइंस एंड टेक आपका इतना ही करना है आपने। उसके बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो कि आप करोगे विजन की बुक से। विजन आईएएस की बुक आती है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, बस वही करनी है, वो भी पूरी नहीं करनी। मतलब क्या होता है कि आपके पास ना हेडिंग्स हो वहां पे लिखने के लिए, मेंस के आंसर में क्वेश्चन आ गया आपके पास क्या कॉजेज हैं, तो आपके पास जैसे इवन की एक डिजास्टर पे, हाँ 2012 के आसपास की एक योजना है, योजना मैगजीन है, वो नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी। तो आपको अच्छे से पॉइंट मिल जाते हैं हेडिंग बनाने में, स्ट्रक्चरल इश्यूज, नॉन स्ट्रक्चरल इश्यूज, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स में। तो इतना ही दिखाना है उसको, 2-3 पेज भर देना है कि हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इसमें भी मिल जाएंगे आपको, विजन आईएएस की बुक में भी हेडिंग्स हेडिंग्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स आपको पता लग जाएंगे। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना कि एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं हम, हमें कवर करना है कि हम छोड़ के नहीं जा रहे इसलिए पढ़ रहे हैं बस। नेक्स्ट जीएस पेपर 4, ये बड़ा अच्छा पेपर है। इसमें मेरे पहली बार मार्क्स थे सिर्फ 78 2015 में। फिर मुझे समझ में आ गया कि मैं इसके लिए क्या, क्यों इतने कम आए थे, मैं बुक्स बहुत पढ़ के गया था। लेक्सिकॉन, पता नहीं क्या क्या क्या, बालाजी, और समझ में आया कि ये रट्टे वाला पेपर नहीं है। ये पेपर ऐसा है कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसके बाद मेरे मार्क्स ऐसे आए थे। 2015 में मेरे मार्क्स थे 113 में, 16 में, फिर 17-18 में लिखा नहीं, 19 में 126, अभी भी 100 कुछ है, पता नहीं कितने अभी वाले में। तो ये मार्क्स इसलिए आए थे कि
आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप इंटीग्रिटी पढ़ रहे हो, ट्रांसपेरेंसी पढ़ रहे हो, अकाउंटेबिलिटी पढ़ रहे हो, तो इन चीजों में बिलीव करना स्टार्ट कर दो। मतलब ये इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस है, तो उसको मैं मानता हूँ और मैं इंटीग्रिटी में बिलीव करता हूँ। तभी वहां पे क्या होगा, क्योंकि एथिक्स में क्वेश्चंस हर साल नए आने हैं, कोई रेपिटेशन आनी नहीं। वहां पे तभी पॉइंट्स निकलेंगे जब ये चीजों को आप बिलीव करते हो कि हाँ, ये मैं इंटीग्रिटी में विश्वास करता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है वो मैंने इंटरनलाइज कर लिया, उसको मैंने सिर्फ पढ़ के रट्टा नहीं मारा। रट्टा मारेंगे तो वो चेकर समझ जाएगा कि मैंने क्या पूछा, ये क्या बता रहा है। वो इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो इंटीग्रिटी की किसी डिमेंशन को उठा के उसको लिंक कर देगा वर्ड पीस के साथ, कि हमें ये लेके आना। जैसे एक क्वेश्चन था हमारे वर्ड पीस का, तो वर्ड पीस का क्वेश्चन इंटीग्रिटी से कैसे निकलेगा? जब इंटीग्रिटी में आपको बिलीव है तो कुछ ना कुछ आप यहाँ पे डायमेंशन निकाल लोगे, ठीक है, कि ये लिंक हो रही है। ना कि इंटीग्रिटी की डेफिनेशन में ये पढ़ के आया हूँ तो मैं भी यही लिखूंगा क्योंकि इसने इंटीग्रिटी एक वर्ड लिखा है, वहां पे नंबर नहीं मिलते। सबसे जो मेंस में गलती होती है ना, वो ये होती है कि हम डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करते। क्वेश्चन, अब ये इसी क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन इंटीग्रिटी का नहीं पूछा, व्हाट इज इंटीग्रिटी, उसने किसी चीज के साथ लिंक किया, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है ये। उसने ये क्वेश्चन पूछा, ये थीम है एक, इंटीग्रिटी के अंदर का कोई एस्पेक्ट उसने पूछा है, तो हमें ये चीज बतानी है उसकी, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए। ये हम नहीं करते तो यहाँ पे फिर गड़बड़ होती है मेंस में। इसीलिए इन चीजों में बिलीव करोगे, पढ़ो, आप कोई बुक उठा लो पढ़ लो, बट उसको साथ साथ उसमें इंटरनलाइज करो कि हाँ ठीक है, इंटीग्रिटी की ये कर लिया मैंने, कोई एग्जांपल देखी, अच्छा ठीक है अब समझ में आ गया। वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? ऑनेस्टी इज अ वैल्यू। तो अब वैल्यू और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है? तो ये चीजों को जब एग्जांपल से करोगे, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी ही एक वैल्यू है, तो एटीट्यूड क्या होगा कि अगर बंदा कोई किसी प्रकार का करप्शन नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, तो ये उसके एटीट्यूड में है। तो इससे हम ये निकालते हैं कि हाँ, इसके पास एक ऑनेस्टी, एक वैल्यू है। तो ये चीजें ध्यान, ये छोटे छोटे डिफरेंस आपको पता हो, तो ये पूछते हैं अकाउंटेबिलिटी में, कभी पूछ लिया इन्होंने कि मैक्रो अकाउंटेबिलिटी, माइक्रो अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये तो चलो थोड़ा सा हाई लेवल पे कंसेप्ट हो गया, इसको मत करो। मेरा पहले पब बैठता था तो मैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा इजी लगता था ये, वैसे भी गवर्नेंस के टॉपिक थे। तो ये भी बताऊंगा आपको, मेरे पहले 5 अटेम्प्ट में ऑप्शनल पब बैठ था, लास्ट अटेम्प्ट में पब्लिक लिटरेचर था, पंजाबी लिटरेचर, सॉरी, पब्लिक लिटरेचर हो गया। ठीक है, तो उसका भी बताता हूँ कि क्या था, क्यों पब बैठ से मैंने शिफ्ट किया। तो ये चीज है कि बस एथिक्स में मुझे इतना ही बताना है कि इंटरनलाइज करो, इन चीजों में बिलीव करो कि यूपीएससी ने कुछ दिया है, ये ऐसे नहीं दिया कि आप झूठ मार के लिख लो। वो भी शायद नंबर आते हो वैसे भी, बट मुझे नहीं लगता था कि, क्योंकि मुझे ये प्रिपेयर नहीं करना पड़ा कभी भी। मैंने तब पढ़ी बुक्स, इसके बाद मैंने आज तक एक भी बुक नहीं पढ़ी, लेक्सिकॉन भी को भी दोबारा नहीं उठा के पढ़ा मैंने। मैं लिटरली मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ी कि क्या है, इस बुक को पढ़ा था मैंने, इसमें क्या था, नहीं पढ़ा मैंने कभी भी। एथिक्स को मैं ऐसे ही कर रहा था कि जो मुझे समझ में आता है मैं वैसे करूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक एथिक्स का कोई आपको अच्छा सा बताता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन था इस बार एथिक्स का, उसमें था कि कोई एक यंग मैन था, कोई नाम नहीं पता मुझे उसका, कुछ तो नाम दिया हुआ था उसमें। तो उसमें ये लिखा था कि उसकी लाइफ बड़ी हैप्पी थी, सब उसको बड़ा रिस्पेक्ट देते थे, ही वॉज लिविंग ए वेरी गुड लाइफ। उसकी मैरिड था, वाइफ भी बड़ी खुश थी, घर में बहुत वर्क लाइफ बैलेंस था उसका, सब कुछ था। फिर क्या होता है, उसकी ट्रांसफर होती है, गवर्नमेंट शायद ऑफिस में था, ट्रांसफर होती है किसी दूसरे जो ऑफिस में जाता है। वहां पे उसका जो बॉस है वो दूसरे अपने, खास करके अपने सबॉर्डिनेट की अपने सामने बढ़ाई नहीं सुनता। तो जब उसने देखा कि इसकी सब लोग इसकी बड़ी प्रेज करते हैं, तो उसने जानबूझ के इसको टोकना स्टार्ट कर दिया, इसके सही पॉइंट में भी उसने कुछ ना कुछ गलतियां निकालनी स्टार्ट कर दी। तो उससे क्या हुआ कि वो डिप्रेस होने लग गया, कि सैड होने लग गया कि यार मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मेरे बॉस मुझे ऐसे करते रहते हैं। इससे क्या हुआ, उसकी सारी जो इतना अच्छा बैलेंस बनाया हुआ था सब खत्म हो गया, उसकी वाइफ छोड़ के चलेगी, इतना डिप्रेस हो गया कि बिल्कुल खत्म है। तो उसने बोला था अब आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे कि वो उस लाइफ से बाहर निकले, कि ये कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं। तो अब उसमें क्या है कि इसका कोई आंसर नहीं है। तो मैंने एक कहीं पे पढ़ा हुआ था कि जो हम मूवीज देखते हैं, तो हम मूवीज को बाद में रेट करते हैं, रिव्यू करते हैं कि 5 स्टार है या क्या है। तो वो उसमें लिखा था कि हमारी लाइफ भी एक मूवी की तरह ही है, केस ऑफ अ मूवी। यहाँ पे केस उन्होंने CASE करके लिखा था, केस ऑफ अ मूवी है।
अब इस मूवी को, ये हमारे हाथ में, इस मूवी को हम 5 स्टार रेटिंग देंगे कि नहीं देंगे, या 1 स्टार पे ही रह जाएगी, डिप्रेस्ड लाइफ, या 5 स्टार बड़ी हैप्पी लाइफ, हैप्पी लिविंग। ये कैसे होगा? उन्होंने बोला कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, तो हमें पता ही है सबको कि स्ट्रगल है, इससे तो निकल नहीं है सबको। तो ये केस ऑफ अ मूवी को हम 5 स्टार कैसे करें? मतलब CASC को उन्होंने किया हुआ था, यही मेरे उस केस स्टडी के 4 पॉइंट्स थे। मुझे इसमें से ए तो याद है, जैसे एक्शन, उसमें लिखा था एक्शन, एक्शन मूवी में एक्शन होता है, तो एक्शन क्या है यहाँ पे? एक्शन अगेंस्ट योर इविल थॉट्स, नेगेटिविटीज, नेगेटिव पीपल, ईगो, एरोगेंस, इन सब के अगेंस्ट हमें लड़ना है। तो इससे लड़ेंगे तो हम अपनी जो मूवी है उसको 5 स्टार की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे ये था, कुछ था इसमें भी, कुछ था शायद इमोशनल इंटेलिजेंस था करके कुछ। तो ये 4 पॉइंट्स था, और मैंने बोला कि मैं उसको समझाऊंगा कि ऐसे उस बंदे को कि ये ऐसे एक मूवी, हमारी लाइफ भी एक मूवी की तरह ऐसे, वो उसको लगा होगा चक्कर कि ये बिल्कुल अलग है, कोई नहीं लिख के आया। तो ऐसे लिंक तभी करोगे आप जब पढ़ते हो और इन चीजों को आपने सोच के समझ लिया है, तभी ये सोचते हो आप, अच्छा ये भी कुछ लिख सकते हैं। ऐसे करके लिखा था मैंने ये क्वेश्चन, और मुझे लगा था कि चलो, मतलब इससे क्या होता है ना, हमारे पास जो अब एक चैलेंज ये भी रहता है कि अब आप आपने 126 ले लिए, तो अगले साल भी आपको मेंटेन करने हैं। ऐसा ना हो कि इसमें कम हो जाए, दूसरे में कम थे उसमें आपने इम्प्रूव कर लिया, पर फायदा क्या, इसमें कम हो गए। तो इसको मेंटेन कैसे होगा? इन चीजों से होता है। तो जब ये चीजें डाल देते हैं तो बड़ी सेटिस्फेक्शन सी आती है कि ठीक है, इसमें एवरेज से कम तो नहीं करेगा वो, उसको लगेगा कि इसमें कुछ तो अलग है जो ये ऐसी चीजें लिख के गए। तब लगता है कि हाँ ठीक है, हम कुछ जज कर सकते हैं कि हमारा स्कोर अच्छा है इसमें। इसलिए एथिक्स को थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है कि इंटरनलाइज करना है हमें। और क्या रह गया हमारा? एससी का करना है डिस्कस थोड़ा सा। ऐसे इस जो 2021 वाला बैच था उसमें, मतलब जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई है, उसमें 2 ऐसे लिखे थे मैंने। एक था वांटलेसनेस, आइडिया ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपिया एंड मटेरियलिज्म इज, एक ये था, दूसरा लिखा था ऐसा कुछ था, देयर आर ऑलवेज बेटर थिंग्स देन बेस्ट थिंग्स। ठीक है, अब हाँ, ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है ना कि अब सारे इस साल 2021 में सारे के सारे 8 के 8 अब्स्ट्रैक्ट ऐसे थे। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता है ना आपको? पता है? फिलोसफिकल, इसमें कि कोई डायमेंशन नहीं दी उसने, सीधा सीधा ये नहीं कह सकते हम ये इकोनॉमी से आ गया इससे, या सोसाइटी से आ गया, या पॉलिटी से आ गया। इसका कोई इसका ये इसको किसी में भी सब्जेक्ट में नहीं डाल सकते। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसको सोचो समझो, अपने आप डिमेंशन निकालो कि क्या लिंक करोगे आप। ठीक है, अब जैसे ये वाला ऐसे था, देयर आर ऑलवेज बेटर थिंग्स देन द बेस्ट थिंग्स। इसके लिए ऐसे के लिए आप क्या करो, इसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कोई वीडियोस, या फिर आपको क्लास में पढ़ा रहे होंगे ऐसे के लिए लेक्चर्स लगे होंगे या लगाएंगे, तो आप या तो ये ले लो या फिर विजन IAS की वीडियोस देख लो। मैंने क्या किया था, मैंने बहुत पहले किया था 2014-15 के आसपास, मैंने शब्बीर सर की क्लासेस ली थी। ऑनलाइन भी मिल जाएंगी अगर, ये भी अब पता नहीं आज की डेट में कैसे करवा रहे हैं, इन्होंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया, पहले वाजीराम में करवाते थे सर। तो मैंने ये लिया था, बहुत सारी चीजें मैं इनकी इम्प्लीमेंट करता था, बट आइडियाज मेरे खुद के होते थे। मतलब ये तो बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे डायमेंशन निकाल लो, पर जो आइडियाज इनोवेशन है, जैसे मैंने केस ऑफ मूवी वाला बताया, वो खुद के होते थे मेरे। तो मे भी उसकी वजह से अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। 2015 में मार्क्स थे 138, 16 में 142, 18 19 में 130 पता नहीं 9 थे शायद। अब इस बार मेरे 124 हैं, और 124 इस बार वाले 1 इज इक्वल टू 140 हैं, क्योंकि ऐसे में इस बार बहुत कम मार्क्स, इस बार तो 84 मार्क्स भी हैं। एक मेरी बैचमेट है जो सिलेक्ट हुई है, उसका कुछ 400 रैंक है, और उसके अगर यहाँ पे मेरे जितने 124 होते तो वो डबल डिजिट रैंक उसका पक्का था। 100 से 70 के बीच में होती है, 1 से 70, मतलब 40 नंबर से इतना फर्क पड़ जाता है। तो इतने कम कर दिए इन्होंने मार्क्स की, पता नहीं क्या ही चेक किया इन्होंने। तो थोड़ा सा ऐसे पे फोकस करना है। अब जैसे मेरा क्या होता था कि हमें दूसरे ऐसे में यह है कि हमें टू द पॉइंट बात करनी है जो पूछा है। हमारे पास स्कोप बहुत है, उन्होंने 13 पेजेस हमें पता किस लिए दिए हैं?
एक ऐसे को लिखने के लिए ये देखने के लिए नहीं दिए कि आपके पास कितना, हमारे पास कितनी नॉलेज है, हमारे पास कितनी स्कीम्स पता है, ये नहीं देख रहे वो ये देखना चाहते हैं कि आप इस ऐसे को एड्रेस करते करते कहीं डिविएट होकर कुछ और तो नहीं लिखने लगे, इस ऐसे के जो इस ऐसे को की डायमेंशन से कुछ अलग चला गया, वहीं पे मार्क्स कट गए। हमें इस टॉपिक पे ही रहना है हर टाइम। तो इसीलिए जो होता है ना कि 1.5 आवर में हमें ये कैसे करना है, तो पहले हम 20 से 25 मिनट जो थिंकिंग या थॉट प्रोसेस करेंगे, वो इसीलिए होता है कि हम ऐसा थॉट प्रोसेस हो हमारा कि जो इसी पे है, और उसको फिर हम देख देख के करते हैं कि अच्छा मैंने क्या सोचा था, वही पॉइंट्स लिखने हैं। ऐसा नहीं कि हमने शुरू कर दिया 1.5 घंटे में जो आ रहा है, पेज तो भर देंगे हम, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबने कर लिए, तो इतने पेज भरने में माहिर हैं, तो ये नहीं करना। अब मैंने इसका क्या किया था, जैसे इसका मैं स्टार्टिंग बताता हूँ, देयर आर ऑलवेज बेटर थिंग्स देन बेस्ट थिंग्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि लाइफ में कुछ भी, कुछ ना कुछ हमेशा इनोवेट होता रहेगा, कोई भी चीज बेस्ट नहीं है। अगर हम आज उसको बेस्ट मान रहे हैं, कल को वो पुरानी हो जाएगी, उसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो बेस्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको इसको मैंने इसकी मैं डायमेंशन बताता हूँ, इसकी इंट्रो बताऊंगा। इसकी मैंने डायमेंशन निकाली थी, जैसे एक निकाला मैंने कि गवर्नेंस, कि एक टाइम पे गवर्नेंस हमें चाहिए होती थी, कि गवर्नेंस एक एंड है हमारे लिए। फिर क्या कंसेप्ट आया, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस चाहिए। फिर क्या कंसेप्ट आया, एथिकल गवर्नेंस चाहिए। फिर क्या कंसेप्ट आया, ई गवर्नेंस चाहिए। इसका कोई एंड नहीं है, ये चलता जाएगा, कल को कुछ और आ जाएगा। फिर मेरी दूसरी डायमेंशन थी कि पहले हमें क्या चाहिए थी, ग्रोथ। फिर क्या चाहिए हमें, धीरे धीरे आ गया कि यहाँ ग्रोथ मॉडल फेल कर रहा है, ट्रिपल डाउन थ्योरी हो नहीं रही। तो क्या क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स, और भी एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ जीडीपी एक एस्पेक्ट नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, ऐसी चीजें भी है। तो हमने क्या किया, डेवलपमेंट पे हमने फोकस किया। फिर धीरे धीरे समझ आया, नहीं नहीं ऐसे नहीं, डेवलपमेंट ठीक है, बट क्या वो डेवलपमेंट सिर्फ एक अपर स्ट्रेटा के पास ही है, या लास्ट मैन इन द जो क्यू है उस पे भी वो डेवलपमेंट का पॉजिटिव उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या कह रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ आ गई। फिर हमने सोचा अच्छा नहीं नहीं चलो ठीक है, ये भी हो गया, हमने ठीक है कोई स्कीम लेके आए, वो लास्ट मैन को भी मिल गई, बट क्या वो जो चीज हम लेके आए वो उसको कंटिन्यूएशन में मिली, उसके लिए सस्टेनेबल थी, या तुमने एक बार दी, 10 दिन उसको बेनिफिट हुआ, फिर भूल गया हम उसको, फिर अपर ट्रस्ट कुछ हमारा वो बेनिफिट ले रहा है। फिर हम क्या करने लगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब मॉडल चलते जा रहे हैं, अब इसके बाद पता नहीं क्या आ जाएगा, तो ये भी खत्म नहीं होना। ऐसे ही कुछ और निकाला था मैंने, जैसे IR इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 थी, फिर 2.0, 3.0, 4.0, अब आगे भी 5 पॉइंट कितना भी चले जाए। वैसे डिजिटल इंडिया 1.0, 2.0 कुछ भी, मतलब ऐसे करके कुछ निकाल लेते टॉपिक प्रीमाइसेस। अब इसमें देखो आपको, मैंने क्या किया, इसमें बहुत सिंपल रखा था। पॉलिटी में एक डिमेंशन निकाला, ये मेरा इकोनॉमी में एक डिमेंशन है, ये मेरा, ये भी मैंने कुछ इकोनॉमी में ऐसे निकाल दिया। तो ऐसे डायमेंशन वहीं से निकले, बट वो टॉपिक पे लिंक होके निकले, कि जो टॉपिक में पूछा वही पे, ठीक है ना, ऐसे करके करना थोड़ा ऐसे को हमने। और ये वाला जो था कि वॉन्टलेसनेस इज यूटोपिया एंड मटेरियलिज्म इज अ चाइमरा, इसमें क्या है कि जो भौतिकतावाद है ये भी सही नहीं है, ये चाइमेरा है। और जो वॉन्टलेसनेस है, मतलब कुछ भी ना हो किसी के पास, ये भी एक यूटोपियन आइडिया से लगता है कि हाँ कुछ भी नहीं होगा तब भी सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर मटेरियलिज्म की तरफ जाने लग गए तब भी वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, अब मैंने इसकी डायरेक्शन उसको बतानी थी कि मैं किस में लेके जाऊंगा। ये मैं मानता हूँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना तो ये चाहता हूँ, मैं ना ये चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, एक मिडल पाथ, कुछ ऐसी चीज जहाँ पे ये भी ना हो और ये भी एक्सट्रीम ना हो। तो फिर मैंने उसको स्टार्टिंग में सीधा यही लिखा कि चारवाक्स फिलोसफी ऑफ मटेरियलिज्म, जिसमें बोलता है टेक लोन एंड ड्रिंक घी, लोन लो, घी खाओ, मौज करो, जिंदगी मौज के लिए, सिर्फ मौज करो बस, और कुछ नहीं करना वगैरह, ऐसे था उसका कुछ फिलोसफी, कि मतलब जितना मटेरियलिज्म होगा तुम्हारे पास उतनी अच्छी लाइफ होगी। तो मैंने बोला कि चारवाक्स फिलोसफी ऑफ मटेरियलिज्म एंड नाथ जोगियों की फिलोसफी थी, नाथ जोगीज फिलोसफी ऑफ ये वाला वॉन्टलेसनेस, कि कुछ भी नहीं है। वो कह रहे थे हट करो, सब कुछ त्याग दो, जंगलों में जाओ, तभी हम आगे अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, उनका ये था। तो मैंने बोला रिजेक्टिंग चारवाक्स फिलोसफी ऑफ मटेरियलिज्म एंड नाथ जोगीज फिलोसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस, गौतम बुद्धा प्रमोटेड द फिलोसफी ऑफ मिडल पाथ। बस सीधी लाइन इंट्रोडक्शन में बस एक लाइन लिख के छोड़ दी, उसको समझ में आ गया होगा कि हाँ पूरा ऐसे ये इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। चाहे मैं फिर इसको ही करूंगा कि हाँ
वोटलेसनेस क्या होती है, इसकी ये क्यों यूटोपिया है, फिर मटेरियलिज्म क्या है, ये इसके क्यों ये चाइमेरा है। पर एंड में मैं क्या कहूँगा कि मुझे तो मिडिल पाथ पे जाना है, मैं दोनों में बिलीव नहीं करता। तो ऐसे करके कुछ मतलब ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी या फिर कभी इन फ्यूचर कभी सेशन होगा तो कर लेंगे हम लोग। कहीं आपको लगेगा कि ये इससे बेनिफिट हो सकता है तो आप बोल देना, मैं देख लूंगा, टाइम निकलेगा हमारे पास, दिसंबर में टाइम होगा, 10 दिन की छुट्टी होगी हमें, तब देख लेंगे किसी दिन। ठीक है, ऐसे भी होगा। इंटरव्यू का तो अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये बहुत बाद की बातें हैं, ये हो जाता है 2-3 महीने में कवर। ये बेसिक डिटेल्स हमने अपनी करनी होती हैं। ठीक है, और कुछ रह गया? सर करंट अफेयर्स के लिए आपका क्या? करंट अफेयर्स के लिए एक तो विजन आईएएस की मैगजीन्स, ये मैं पूरी पढ़ता था। फिर मैं क्या करता था, मैं इनसाइट आईएएस के मैगजीन भी उठाता था। इनसाइडर की मैगजीन उठा के मैं उसका इंडेक्स लेता था, सिर्फ इंडेक्स में देख लेता था कि अच्छा ये सारी न्यूज दी हुई है इन्होंने, तो ये वाली तो मैंने पढ़ ली विजन में, यहाँ नहीं पढ़ूंगा अब मैं। अच्छा ये वाली नहीं है, यहाँ से ये जो नहीं मिलती थी वो कर लेता था। तो ये दोनों कंबाइन करके करता था, प्लस मेरा द हिंदू तो मैं पढ़ता ही था। न्यूज़पेपर के लिए मेरी एडवाइस यही है, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया। मैंने एक अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए, वो इतने ज़्यादा हो गए, 3-4 कॉपी होगी, कि वो फेल हो गया मेरा ये वाली स्ट्रेटजी, मैंने छोड़ दिया। अगले अटेम्प्ट में मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग्स करके पेस्ट की, ये भी इतनी बल्कि होगी, ये भी छोड़ दिया। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मतलब एक और अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल्स होते थे मुझे अच्छे लगे थे, उसकी मैं सीधा स्कैन करके एक पीडीएफ बनाता था डेली, वो बहुत एक्टिव हो गया, वो भी छोड़ दिया। फिर एंड में समझ में आ गया कि न्यूज़पेपर से कुछ नहीं लेना, नोट्स नहीं बनाने, हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो जब मैं मैगजीन पढ़ूंगा तो मुझे ऐसा लगे कि ये न्यूज़ कहाँ से आई, वो मुझे न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट पता है न्यूज़पेपर से, अब मुझे वो वहां से इजीली और जल्दी पढ़ा जाएगा। तो फिर मैंने वो ये सब छोड़ दिया था। अभी भी लोग बहुत कहते होंगे कि आप नोट्स बनाओ, ये करो, 5 घंटे तो 4 घंटे इसी में निकल जाते हैं, फिर क्या करना है उस टाइम में। तो इसलिए यही कर लो सीधा सीधा, करंट अफेयर्स बहुत है। बाकी तो फिर भगवान भरोसे, अगर भगवान ने किस्मत में लिखा होगा, चाहे कुछ भी ना पढ़ के जाओ, सब हो जाएगा। तो और क्या, और बताओ। सर प्रीलिम्स की एक्यूरेसी कैसे की रैंडमनेस है ज्यादा? एक काम करो ना, अभी आप सबसे पहले ना अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स निकाल लो कौन से हैं। जैसे मेरे लिए तो पॉलिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था कि यहाँ से मैंने अगर 7-8-10 क्वेश्चन आएंगे तो ये मेरे ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है अभी कट ऑफ कितनी जा रही है, 80-90 के आसपास जा रही है। ठीक है, तो हमें इतने लेने हैं। ठीक है, बट अटेम्प्ट तो मैं पहले कम कर रहा था, बट मैं लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बढ़ा दिए थे, 90 के आसपास कर देता था मैं क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट। तो इस बार भी मेरे 100 के आसपास मार्क्स थे। मेरा पहली बार फॉरेस्ट हुआ, मतलब इस अटेम्प्ट में पहले पहले 5 अटेम्प्ट में मेरा फॉरेस्ट नहीं हुआ था। इस अटेम्प्ट में क्यों हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल ओपन था कि खोने को तो कुछ है ही नहीं, पाना ही पाना है, तो बड़ा ओपनली खेला मैंने वहाँ पे। तो फॉरेस्ट भी क्लियर हो गया प्रीलिम्स में। फॉरेस्ट में मेंस देने गया नहीं था, मैंने कहा नहीं हो रहा, क्योंकि 2 नए सब्जेक्ट्स थे और मेरे पास जॉब भी थी, सब मैनेज करना था। तो मैंने एक बार पढ़ लिया सारा, दोनों सब्जेक्ट पढ़ लिए थे मैंने, बट रिवीजन का टाइम ही नहीं बचा। मैंने कहा फिर नहीं होगा, फिर मैंने छोड़ दिया कि सिविल्स में देखा जाएगा जो होगा, तो उसी में होगा, चलो ठीक है। तो एक तो आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स निकाल लो यहाँ पे। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, बार बार करो, जितनी बार कर सकते हो, रट लो। क्वेश्चन देखा आंसर याद है, इतना रट लो। ठीक है, और थर्ड तो फिर आपकी प्रैक्टिस है ही है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे। प्रैक्टिस कैसे आएगी, कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसकी मल्टीपल रिविजन्स करो और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहो, बस यही है, और कोई मंत्र नहीं है। और मेरे लिए तो और कुछ नहीं था। हाँ जी, और हाँ जी, हाँ तो कैसे करें सर, कैसे आते हैं तो अगली बार की जो भी लगेगी। हाँ, ये चैलेंज तो रहता है, क्योंकि देखो रिवीजन तब रिवीजन स्टार्ट होती है जब
हमें हमने पढ़ ली बुक, एक बुक पढ़ना एक चीज होती है, बुक पढ़ के समझना एक बात होती है। जब हमें समझ में आ गया इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी में ये होती है, रिवीजन तब होती है स्टार्ट हमारी जब हम तब तेजी से कर लें रिवाइज कि हाँ इमरजेंसी में ये था, ये था, नेशनल इमरजेंसी इसलिए लगती है, आर्म रिवेलियन जो भी वॉर एंड एक्शन, वो हमने अपने मन में सोच लिया है, फिर हमें बुक नहीं देखनी पड़ रही। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक टाइम देना है हमें, तब तक रश थ्रू नहीं करनी बुक्स, तब तक धीरे धीरे करो, आराम आराम से करो। और जब वो उस स्टेज पे पहुंच गए कि हाँ मुझे अब कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, तब रिवीजन करोगे, तब भी कोई बात नहीं, शुरू में वो भी टाइम लगेगा, पर बाद में ऐसा होगा। मेरी रिवीजन ऐसे होती थी पॉलिटी की, 3 या 4 घंटे में रिवीजन खत्म हो जाती थी। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरा ये था, नोट मेकिंग था। मैंने नोट्स ऐसे बना लिए थे कि जो, और मुझे पता था कि इस नोट्स के बाहर नहीं होगा। मैंने लक्ष्मीकांत भी नहीं उठाई होगी लास्ट अटेम्प्ट में, लगता है मैंने लक्ष्मीकांत देखी भी नहीं, मुझे पता भी नहीं अभी भी घर पे कहाँ पे पड़ी है। तो मेरे पास ये थे अपने, वो भी ऐसे थे कि एक फोल्डर से में थे थोड़े से पेज। वो कैसे थे कि अब लक्ष्मीकांत की इतनी बल्कि बुक है, आपने एक टॉपिक समझा, मतलब वो वाले नोट्स में अगर आपको दे दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, क्यों? क्योंकि जो चीजें मुझे इंटरनलाइज होगी कि मैंने ये कर लिया, मुझे पता है इस पे मेरी गलती नहीं है क्योंकि कंसेप्ट समझ लिया मैंने, उसके अलावा जो मुझे लगता था कि यार ये भूल जाऊंगा मैं, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या है, वो मैंने सिर्फ नोट्स में लिखता था, थोड़ा थोड़ा। और ऐसे ऐसे भी चैप्टर थे जो पीछे सारे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बहुत सारे चैप्टर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG, फाइनेंस कमीशन, ये सब के चैप्टर्स हैं। तो मैंने क्या किया था, एक ही पेज लिया, इतना बड़ा एक पेज लो लैंडस्केप में, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG, या जो भी है, फाइनेंस कमीशन होगी, और भी जितनी बॉडीज है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक पेज बन गया, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, इसमें CVC, CIC, NDC, NHRC, SHRC, जो भी है सारी। तो इस पे मैंने लिख दिया अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सैलरी, फीचर्स, ऐसे अरे कुछ भी, तो सबके पैरेलली ऐसे ऐसे लिख दिए। एक तो आपस में डिफरेंस हो गया कि क्या क्या किसमें क्या चीजों का डिफरेंस है, और बड़े इजीली सारे चैप्टर रिवाइज हो जाते थे। तो मैं 10 चैप्टर एक ही पेज पे आ गए। तो ये बहुत इजी हो जाता है, इस पे थोड़ा सा काम कर लोगे तो बहुत बेनिफिशियल है। कईयों का होता है कि उसको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो वो बुक से कर सकते हैं, मेरा तो यही रहता था कि मैं ऐसा कुछ कर लेता। और बताओ। हाँ जी, अच्छा पंजाब पीसीएस का नहीं दिया था, मतलब हरियाणा का दिया था, वो बाय गॉड्स ग्रेस प्री नहीं हुआ, तो मुझे ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, पंजाब पीसीएस की बात करते हैं। ये भी होपफुली अब हर साल निकालने पेपर, तो अच्छी बात है, 4 4 साल बाद निकल जाते पेपर इसके। तो पीसीएस में क्या देखो, 2 3 चीजें एक्स्ट्रा हैं, सी सेट मार्क्स ऐड होते हैं अभी तक। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे बहुत मार्क्स लेते हैं, क्योंकि पिछले बार की कट ऑफ तो मुझे पता नहीं कितनी थी, पिछली बार की कट ऑफ प्रीलिम्स में पता किसी को? एक टाइम तो 292 थी, अच्छा लास्ट टाइम शायद 247 250 में कुछ थी ना, ऐसा करे कुछ था। और सी सेट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, मुझे इतना याद है, पेपर ही नहीं कंप्लीट हुआ मेरी आज तक की हिस्ट्री में। कोई ऐसा पेपर था जिसमें मैं सी सेट का पेपर नहीं पूरा पढ़ पाया, मतलब इतना लेंदी पेपर था। एक बार ना ऑनलाइन इंटरेक्शन भी देख लो, क्या क्या बोल रहे हैं। एक बार देख लो, सारे क्वेश्चन देख लो, हाँ ठीक है। कवर कर। ये हो गया। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, खास करके प्रीलिम्स को लेके। सी सेट प्लस सी सेट में एक टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। ये कभी कभी तो इसमें से 0 क्वेश्चन पूछते हैं, और एक बार इन्होंने सीधे 7 क्वेश्चन पूछ लिए थे, 4 4 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो ये भी छोड़ना नहीं है हमें, इसके लिए नेट पे सर्च कर लेना क्या क्या टेक्निक्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, ऐसा कुछ जो भी होगा वो सब देख लेंगे आपको। दूसरा क्या मेंस में, एक तो पंजाब स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा, पंजाब के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें एक बुक पढ़नी है, साडा पंजाब। या ये पढ़ लो, या फिर एक कहते हैं नो योर स्टेट पंजाब, अरिहंत की, कोई भी एक पढ़ लो। और आता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स।
ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये कोई बीकॉम की बुक उठाना, पता नहीं अब पार्ट 1 है उनका, जो सेमेस्टर 1 होता है जो भी, उसमें से आपको देख लेना सिलेबस में हमारे क्या दिया हुआ है, वहां से वो वाले टॉपिक करने हैं सॉल्यूशंस के साथ। क्वेश्चंस ऐसा भी हुआ कभी कभी सेम क्वेश्चन ही आ गया वहाँ पे। ठीक है, और क्या रह गया इसमें पंजाब में? भाई यही है एक्स्ट्रा, तो और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, और बताओ। तो कोऑपरेटिव के लिए क्या है? अभी आ रहा है क्या कोऑपरेटिव? 11 सितंबर। अच्छा, कोऑपरेटिव तो प्रीलिम्स बेस्ड है ना क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए मेरी कुछ नहीं थी, मैंने अलग से कभी नहीं प्रिपेयर किया, मैंने पंजाब के लिए भी नहीं किया। मैं यूपीएससी दे रहा था, नहीं हो रहा तो इसलिए पंजाब दिया, वो हो गया, क्योंकि बस ये वाली चीजें एक्स्ट्रा की थी। हाँ, प्लस इसमें ये भी तो है, एक इंग्लिश का पेपर है और एक पंजाबी का पेपर है, 100 मार्क्स का, ये भी ऐड होते हैं मार्क्स। ये तो ये इसके लिए रैनिन मार्टिन की बुक देख सकते हो आप, ग्रामर। और पंजाबी के लिए एक बुक थी, शायद नरेंद्र सिंह करके है कोई बुक, पता नहीं नाम भूल रहा हूँ मैं, नरेंद्र दुग्गल है, पता नहीं कुछ ऐसे, बड़ी सी बुक है काफी वो। वो वाली करनी है बस पंजाबी की, और अलग से कुछ नहीं प्रिपेयर किया मैंने। ठीक है, वो कुछ नहीं करना, कोऑपरेटिव में तो बिल्कुल भी नहीं किया था उस टाइम पे शायद। कितनी की है? टाइम उसमें तो मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं थी उस टाइम पे, हमारे टाइम पे। इस बार है 17 में तो कुछ नहीं थी, तो 100 कर दिए थे, और 87 कुछ सही थे, तभी रैंक 7 था। तो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, वो उल्टा मैं कह रहा हूँ नेगेटिव है। उसमें से जो तुक्के वाले क्वेश्चन वो नहीं करते लोग, और काफ़ी गड़बड़ होती है उसमें, तो उसको उससे घबराना नहीं। आप करो जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे ही करते रहो। कोऑपरेटिव के लिए लक्ष्य नहीं पढ़ना कि हम कोऑपरेटिव की कोई मार्केट में वो गाइड सी छपती रहती हैं, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की बुक निकल आई, वो बिल्कुल भी नहीं देखनी। टेस्ट सीरीज तो लगा सकते हाँ वो करो, वो तो प्रैक्टिस है आपकी, तो यूपीएससी के लिए भी होगी प्रैक्टिस। हाँ, कोऑपरेटिव में तो सिर्फ जीएस ही आएगा मेरे ख्याल से, मुझे जितना याद है, और तो कुछ नहीं आता। या पंजाबी का भी पूछते हैं बीच में। हैं, पर सीसैट पूछते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सी सेट उसमें मिक्स किया हुआ है, हमारे टाइम तो पूरा जीएस था। तो सी सेट भी ठीक है, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी जैसे मैंने बताया, बस वही करना है, प्रैक्टिस करो। हाँ, इस बार पंजाब प्रीलिम पीसीएस जो हुआ था उसमें सारा यूपीएससी बेस्ड पैटर्न था, 1 2 3 4 ये वो। तभी तो 292 कट ऑफ थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, 19 रैंक था। इस बार मेरा 23 रैंक है पंजाब में, इस बार कट ऑफ सिर्फ 245 या 50 कुछ ऐसे थी, सीधा 50 नंबर का ड्रॉप इसी वजह से तो हुआ था कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया इन्होंने। अब दोनों पेपरों को उठा के देखना, यहाँ पे सारा पेपर ही ऐसा था, और इस बार इसके लिए तैयारी ऐसी करके गए थे जैसे ये आता है कि अच्छा, मुझे याद है स्टीरीन गैस करके कुछ तो लीक हुआ था कहीं विशाखापट्टनम किसी प्लांट में, तो इतना पढ़ लिया, अच्छा विशाखापट्टनम किस प्लांट में हुआ, वहाँ पे क्वेश्चन देखने क्या क्या आ रहा है, जैसे यूपीएससी में आता था स्टीरीन गैस लीक हुई है विशाखापट्टनम में, लिख ही दिया उन्होंने, उसके क्या क्या पॉइंट्स है, ये 1 2 3 4, तो उसमें से ठीक कौन सा 1 2 3 4, मैंने सब वहाँ पे माथा ही मार रहे थे कि ये कैसे क्वेश्चन डाल दिए। तो बट ये था कि सबके लिए है, कोई नहीं करो, तो वो चीज़ है। अब ठीक है, इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसे ही आएगा, तभी तो इससे तो और अच्छा हो गया ना, यूपीएससी और पंजाब के आपको अलग से नहीं पढ़ना। अब इसके लिए क्या कर रहे थे हम, वो क्या है, जीएस टुडे ऐसा करके कुछ है ना साइट, कुछ है, जीके टुडे, हाँ जीके टुडे, उसकी साइट से रट्टा मार रहे थे। अब वो कुछ नहीं करना, वो बच गए आप, सीधा विजन पढ़ो, वही पढ़ो जो सेम यूपीएससी में पढ़ना है आपको, उल्टा आपकी रिवीजन होगी, 4 5 महीने के पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा करंट। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो आपने देना है ना, यूपीएससी देना है। हाँ, एक ही दिया ना। हाँ, तो क्या हो गया फिर, फोकस उसी पे रखो, कोऑपरेटिव तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ, मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था रिजाइन करने का, और वो भी मेरे भाई ने करवाया था। और जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल था, वो कैसे चेंज किया मैंने, पहले 5 अटेम्प्ट में पबेड लिख ली थी, पबेड में अच्छे मार्क्स भी आए थे, 263 तक भी आए थे। लास्ट 5th अटेम्प्ट में जो मैंने, मुझे लग रहा था बहुत अच्छा हुआ है, 221 रह गए, तब बाहर हो गया। तो लास्ट जब फॉर्म भर रहे थे, लिटरली जिस दिन फॉर्म भर रहे थे, तो मैं, भाई बैठा था छोटा मेरे साथ में, उसने आज तक कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं की, ना वो करना चाहता है। तो वो बोलता था कि, वो पास में बैठा हुआ, मैंने कहा यार मेरा पबेड दोबारा से लिखने का मन नहीं हो रहा। तो कह रहा जिस बात का मन नहीं वो करना क्यों है। मैंने कहा तो और कुछ आता भी नहीं हमने हमें, सिर्फ पबेड आती है। तो कह रहा कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमारी मेरी मास्टर तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स में है, वो सब्जेक्ट है नहीं। तो अब पंजाब गवर्नमेंट में काम कर रहे थे तो पंजाबी लिखते थे हम वहाँ पे, सारा सारा काम पंजाबी में होता है। और पंजाबी में मेरा बस एक पॉजिटिव था कि कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगी,
अगर पंजाबी का कोई लिख दिया मैंने तो उसमें कोई गलती नहीं, शुद्ध ही है सारी पंजाबी, तो बोलता पंजाबी ले ले। मैंने कहा कुछ आता तो है नहीं, कह रहा पंजाबी लिखनी तो आती है। मैं कहा चल ठीक है। उस टाइम पे ऐसे सोचा उस टाइम पे कि यार पता नहीं लास्ट अटेम्प्ट है, प्री होना है कि नहीं होना, मीन्स होना है नहीं होना, चलो भर देते हैं, बस पब नहीं भरना, पंजाबी लिटरेचर भर दी। और मार्क्स मेरे इस बार के आए हैं तो मुझे मेरे मार्क्स जीएस ऐसे के तो मैंने आपको बता दिए, 124 ऐसे में थे। जीएस 1 में है मेरे 104 शायद, 2 में है मेरे 111 के आसपास, 3 में है मेरे 85, 4 में है मेरे 100 कुछ 4 कुछ ऐसे रहते। और पंजाबी पेपर 1 पंजाबी पेपर 2 में है मेरे 126 और 125। यहाँ पे सिर्फ 251 मेरे मार्क्स हैं, और सिलेक्शन जो रैंक है वो इसकी वजह से आया है। बट ये भी इतना का आ गया कि चलो बाहर नहीं किया इसने, तो बट ठीक है, पंजाबी का भी एक रोल था, इंटरेस्टिंग भी लगी मुझे, काफ़ी पढ़ने में मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें और सीखी, तो ठीक है निकल गया। मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरा सिलेक्शन होना ही 6th अटेम्प्ट में था। पहले मैं जितना मर्जी कुछ कर लेता, चाहे मैं इसमें कोई और सब्जेक्ट साइकोलॉजी से ले लेता, तब भी सिलेक्शन हो जाती, इतना समझ में आ गया था ये अटेम्प्ट देने के बाद कि ये कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है। पर बेड से भी लिख देता तब भी इतना ही रैंक आना था। तो इतना नहीं सोचना, जो आपका वो है कि ऑप्शनल के लिए तो खास करके जिसका इंटरेस्ट है वो करो बस, जिसमें इंटरेस्ट है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो तो करना ही नहीं, मगर वो तो फिर हम जबरदस्ती पढ़ रहे होंगे ना वो। और ऐसा भी नहीं है, ऐसे भी लोग मिलते थे मुझे, वो बोलते थे कि यार मेरा प्रीलिम्स खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? यार इस बार पिछली बार मैं इन्वायरमेंट नहीं पढ़ के गया था, तो 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आ गए। इस बार मैंने क्या हुआ, इस बार यार मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो इस बार हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आ गए। ऐसा नहीं है, हमें एवरेज सब में रखना है अपना। एवरेज पे रैंक 1 आता है यूपीएससी में, 50% 52% मार्क्स पे रैंक 1 होता है। सिलेक्शन 40% से 50% के बीच में होती है सारी, और हर मार्क पे 10-12 रैंक्स हैं। तो जो इंटरेस्ट है वो करो, और स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं तो उसमें गलती नहीं करनी। वीक एरियाज में हमें इतना नहीं नीचे जाना कि हम रेस से बाहर हो रहे हैं, वीक एरियाज में हमें एवरेज लेना है बस, फिर सिलेक्शन पक्की। तो साथ साथ में दूसरे लेवल पे आपने नहीं मैंने फिर बस कोऑपरेटिव दिया, उसके बाद वो रिजाइन करके तो पता लग गया कि ये नहीं देना, फिर पंजाब पीसीएस दिया मैंने, पर उसमें सिलेक्शन होगी, फिर मैंने और कोई देना नहीं था, यूपीएससी ही देना था। आपने बीच में तो सीरियस नहीं, लिया। कभी नहीं। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मुझे पता नहीं होता था कि क्या है सिविल सर्विसेज वगैरह, कुछ नहीं। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी का ऐसा बैकग्राउंड है कि फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा भी ऐसी फैमिली थी। मैं पहला ब्यूरोक्रेट हूँ और फर्स्ट ही आईपीएस हूँ जगराऊँ से, तो पहला ही इंजीनियर हूँ घर से, तो बिल्कुल नॉलेज नहीं होती थी। बट धीरे धीरे वो होता है ना कि रास्ते आपकी लाइफ में लिखा है ये बनना है, तो रास्ते अपने आप मिलते रहते हैं। पैक में गए, पैक में ऐसे दोस्त मिले जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मतलब मेरा मुझे याद है मेरा पैक में एडमिशन के लिए रैंक सेकंड एडमिशन हुई थी मेरी। मेरे से पहले एक दोस्त था मेरा अनिल गोयल, तो उसकी फर्स्ट एडमिशन थी रैंक के बेसिस पे। उस टाइम पे गेट के थ्रू मेरा मास्टर्स वहाँ से है। तो जब हम पैक से बाहर आए तो मैं 10/10 पॉइंटर गोल्ड मेडलिस्ट था वहाँ से, तो वो पीछे रह गया, वो सेकंड थर्ड पे रह गया जो फर्स्ट पे आया था। तो मुझे बोलता कि वो प्रिपरेशन कर रहा था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, उसने निकाला 21 ऑल इंडिया रैंक। फिर सिविल सर्विसेज निकाला उसने, अभी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में है। तो वो मुझे बोलता था कि भाई ये सर्विसेज हमारे लिए हैं, ये किसी और को देनी नहीं है, एक सीट हमें लेनी ही लेनी है। तो फिर मुझे लगा कि यार प्रिपरेशन करते हैं, अगर इतना ही उसको फेथ है। या फिर बाई चांस वही है कि रास्ते बनते गए। मैं दिल्ली गया, वहाँ पे मेरी जॉब भी थी पैक के बाद, तो देखा वहाँ पे इतनी भीड़, 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे लगा इनको सब कुछ आता है, वो पहले से पढ़ के आए हुए थे सब कुछ, एनसीईआरटी पढ़ी है, किसी ने कुछ पढ़ी है, क्वेश्चन बाद में पूछना, कोई ना कोई आंसर दे रहा है क्लास में 700 बच्चे की। तो मैंने सोचा यार नहीं होना, मैं छोड़ के आ रहा हूँ। मैंने छोड़ने का मन बना लिया था, तो 4-5 महीने हुए थे, मुझे ऑप्शनल लेना था। ऑप्शनल मैंने पब्लिक ले लिया क्योंकि और कोई सब्जेक्ट था नहीं। मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो क्यों ना एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लें, ऐसे करके लिया था। तो वहाँ पे 3 टीचर पढ़ाते थे पब्लिक के। एक टीचर का पहले दिन लेक्चर था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने कहा ये तो और गड़बड़ होगी। दूसरे दिन टीचर आया एक और, उन्होंने कुछ समझाया, उन्होंने ऐसा समझाया कि जैसे बुक रीडिंग कर रहे हैं हम, तो वो तो बिल्कुल ऐसे लगा कि कुछ समझाया ही नहीं उन्होंने। तो थर्ड डे एक टीचर आए, उनका थोड़ा समझ में आया कि हाँ यार ये ठीक है, तो थोड़ा दिन और पढ़ लेते हैं, 15-20 दिन पढ़े। और बोले जो टीचर थे ना, जो थर्ड आए थे तो हमें पढ़ाने के लिए थर्ड क्लास में, उनका यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 54 था। तो उन्होंने छोड़ दी थी जॉब, वो पढ़ा रहे थे। 15-20 दिन बाद उन्होंने एक क्लास टेस्ट लिया हमारा, 100 मार्क्स का।
वो मेरे मार्क्स आए उसमें 62, थर्ड इन क्लास। तो मैं सर के पास गया और मुझे तो था कि पता नहीं कितने आएंगे, 30-40 नंबर कुछ ना कुछ। तो सर के पास गया, सर को लगा, थोड़े दिन सर से बात हुई, सर ने बड़ा मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। सर ने मतलब इतना बोल दिया था कि तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन यूपीएससी में तो भगवान ने नहीं चाहा होगा तब नहीं होना, नहीं तो तुम्हारा रैंक 1 to 50 में आएगा, टॉप 50 में। और मेरा हर बार मैं उनको बोलता था, मेरे तब से लेके 8 साल में अभी तक टच में है। अभी मैं उनके घर जाके मिठाई दे के आया था। तो वो बोलते थे कि जब भी मेरा फेलियर कुछ ना कुछ होना, इंटरव्यू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हर बार डिसअपॉइंट होते थे। फिर यही बोलते थे कि मैंने अपनी लाइफ में कभी घर पे प्रोफेशनली इसकी कभी बात नहीं की। सिर्फ दो ऐसे बच्चे हैं, एक और लड़का था वो भी पंजाब का था, कि तुम दोनों की बात बताइए कि इन दोनों का क्यों नहीं होता। उस लड़के का भी लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था, रिजर्व लिस्ट में इंडियन रेलवेज में मिला, और मुझे इस बार आईपीएस मिला। तो सर बोलते कि चलो इसी टाइम ही होना था तुम्हारा, टाइम ही पहले नहीं था। तो इसलिए अपना करते रहो, मेहनत छोड़ना नहीं है। तो ये, और किसी का बैकग्राउंड कैसा है कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरी इस बार मेरा पहले मैं इंटरव्यू इंग्लिश में देता था, फिर एक बार मैंने हिंदी में दी। इस बार मैंने लिटरली पंजाबी लैंग्वेज में इंटरव्यू भरी थी वहाँ पे, कि पंजाबी। और जब मेरा बोर्ड आया तो बाई चांस बोर्ड ऐसा था कि मैम जो थे वो तमिलनाडु आईएएस कैडर थे, तो उनको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। वो मुझे बोल रहे हैं, ओ यू हैव ऑप्टेड पंजाबी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने बोला यस मैम। तो कह रही है कि बट आई डोंट नो पंजाबी। तो मैंने कहा मैम सो व्हाट कैन वी डू। कह रही है कि ओके वी हैव द इंटरप्रेटर। मगर नो नो मैम आई डोंट वांट टू अवेल इंटरप्रेटर। तो मुझे किसी के थ्रू बात नहीं करनी है आपसे, डायरेक्ट बात करनी है। तो फिर बोल रहे हैं सो क्या करें फिर, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी। और सो मैं कहा हाँ जी मैम आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अरे ठीक है आप चलो, आप जो मर्जी बोलो, हिंदी इंग्लिश पंजाबी हम सब समझ लेंगे। तो फिर वो सारी इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश में चली थी मेरी। पंजाबी में तो चलो उन्होंने बात करनी नहीं थी क्योंकि उनको समझ ना आती। एक दो मेंबर बोले थे हमें पंजाबी आती है, मैडम देख रही है, अच्छा मुझे तो आती ही नहीं चेयरमैन, तुम बोलोगे कि आती है। तो सही था, मतलब उसमें मेरा सारी इंटरव्यू बीडीपीओ पे थी, जो मैंने क्या किया क्या नहीं किया। वो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं अभी भी बहुत वो करता हूँ कि ग्राउंड पे काम देखा मैंने, क्योंकि अब मैंने कई बैचमेट्स हैं जो उनको नहीं पता क्या होता है ग्राउंड पे, सेकंड थर्ड रन में बने हैं उनकी। अब हमें लिटरली अभी लबासना से कॉल आई है, तो हमें एक असाइनमेंट बनाने को दी थी उन्होंने, जिसमें 15 टास्क थे। आप जाओ नरेगा वर्कर से बात करो, आंगनबाड़ी जग देख के आओ, स्कूल प्रमाइसेस देख के आओ। वो सारा काम तो मैंने पहले ही किया हुआ था। तो मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों की जो पंजाब में सिलेक्ट हुए हैं सबकी विजिट्स करवाई। अब इतने लिंक्स तो काम आएंगे कि चलो सबको जो जहाँ पे है वहाँ उनकी विजिट करवाओ, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो ये ग्राउंड में कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो छोड़ना नहीं। कोऑपरेटिव छोड़ सकते हो आप, क्योंकि हमें आगे जाना है। ठीक है, कोऑपरेटिव में बहुत छोटा दायरा है, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे रह जाओगे, कोई मतलब नहीं, अगर घर से कोई प्रेशर नहीं है ऐसा कुछ तो। मोटिवेशन के लिए वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको, आप ये देखो कि आपने प्रिपरेशन तैयारी किसकी करी है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की तैयारी करने आए हो या यूपीएससी की। और अगर घर से आपको सपोर्ट सिस्टम है, सब कुछ अच्छा है तो कोऑपरेटिव मत जाओ, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होती। मैंने छोड़ा, रिजाइन किया, कोई मतलब नहीं। और बताओ। हाँ, गुड इवनिंग। पीसीएस का पूछा हुआ है, पीसीएस मैंने एड्रेस कर दिया। सर आपने ऑप्शनल क्यों चेंज किया ये भी मैंने स्टोरी बता दिया आपको। बस यही है, बाकी तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग है। और किसी को कुछ डाउट है तो बता दो। लास्ट 6:18 पे है, ठीक है। तो ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। आप सबको ऑल द बेस्ट, बढ़िया करो लाइफ में, सोसाइटी का भला करना है, यही मोटिवेशन होनी चाहिए, और कोई मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। अगर है और सिलेक्ट हो भी जाओगे तब भी वो छोड़ देना, सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करना है। और इतना अच्छा लगता है ना कुछ अच्छा करके, किसी के चेहरे पे स्माइल ला के, तो बाकी सारी चीज़ें ना बहुत पीछे लगने लग जाती हैं, सेकेंडरी हैं, वो सब आ जाएंगी। अभी हमारा एक रिसेंटली एक लेक्चर था, एक जगह पे फेलिसिटेट किया था, वहाँ पे आर एन रवि सर आए थे, वो गवर्नर है इस समय तमिलनाडु के। वो आईपीएस थे पहले, फिर वो गवर्नर बने नागालैंड के, अभी तमिलनाडु के गवर्नर हैं। उन्होंने आते ही एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इतने इनफ सैलरी दे देगी जिससे आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, सब आपको फैसिलिटीज होंगी, प्लस इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अच्छा सेव कर लो। तो इस तरफ तो अब इससे एक्स्ट्रा कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजों को इस पे ध्यान नहीं देना हमें।
पंजाब में जब मैं एज ए वीडियो था तो हमारी बेसिक सैलरी 13,000 के आसपास थी। अब तो चलो ठीक कर दी उन्होंने, 44 45 से स्टार्ट होती है, 55। तो ये कभी ये था ही नहीं मोटिव, और ये सर्विसेज का मोटिव भी यही नहीं है। इसका मोटिव अच्छा लेके चलना है हमें, पॉजिटिव। ऑनलाइन हो गए। हाँ कुछ नहीं आया ना उसके बाद, ठीक है। बस यही ध्यान में रखना। विश यू ऑल द बेस्ट। तो ऑन ग्राउंड आपने क्लासेस किया था करें अभी डिस्कस बहुत। चलो मैं एक 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 दो आपको बताता हूँ, ठीक है चलो, ये भी आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना, जो मुझे लगा कि मैं अच्छी सर्विसेज में हूँ। क्या हुआ था कि हाँ, हम लोग ऐसे विजिट्स पे जाते थे विलेजेस में, क्योंकि आपको पता होगा अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है कि हमारे पास विलेजेस होते हैं कुछ कुछ, जैसे मेरे पास 50 60 ऐसे विलेजेस थे। तो उसकी सारी ग्राम पंचायत हमारे अंडर होती थी। हम होते थे ब्लॉक लेवल पे, जो पंचायत समिति होती है जो आप पढ़ोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, 3 टियर ऑफ स्ट्रक्चर। तो सेकंड वाला हमारा था, थर्ड होता जिला परिषद। तो इस पे हम होते थे, ये हम देखते थे यहाँ पे पूरा ब्लॉक के हेड। तो मैं कभी ऐसे विलेज में विजिट करता था, तो एक बार क्या हुआ, मैं एक विलेज से पास कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि चलो नरेगा की लेबर बताओ कहाँ लगी हुई है। मैं एक दो स्टाफ के मेंबर साथ में रखता था अपने, कि मौके पे कुछ पूछना हो। तो उन्होंने पता किया ऑफिस से कि यहाँ पे पौंड पे लगी हुई है। मैंने कहा चलो पौंड चलते हैं। पौंड के पता किया कितनी लेबर आज शो की हुई है। हर विलेज हर रोज अपनी एक लेबर बताता है कि हमने इतनी लेबर लगाई है। तो वो उन्होंने बताई हुई थी 42, ये ऑफिस में थी पता। और वहां पे जाके काउंट किया, वहां पे थे 37, 5 का डिफरेंस था। तो मैंने बोला 5 कहाँ पे हैं। अब वहां पे हर विलेज में एक लेबर को देखने की ड्यूटी होती है, मेट की। मेट एक टर्म है, वो भी एक लेबरर ही होता है, उनमें से बस कंट्रोल करता है, थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। तो वो अटेंडेंस लगाने का काम ऐसा करके पूरा करता है। तो उसने बोला कि सर सरपंच ने उनको किसी और काम में लगाया हुआ है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे लगा दिया। मैंने कहा बुला के लेके आओ जहाँ पे भी लगाया हुआ है। तो वो लोग जब आए तो वो थी 80 90 साल की बुजुर्ग माताएं थी, 5। वो जो मुझसे मिली बड़ी सरप्राइज हुई कि अच्छा, वो मुझे मतलब इतना उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि तू तो मेरे पुत्तां वर्गे हैं, तुझी आके सानू इत्थों ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ बड़े होर काम ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ मतलब बड़े मीनियल एक्टिविटी में लगाया हुआ था सरपंच ने, कुछ साफ सफाई का गंदा जो हम नहीं करवाते, मतलब ऐसा कुछ काम। तो मैंने उनको बोला नहीं माता जी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप नंबर लो मेरा, तो कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सीधा मुझे कॉल कर देना आप। तो वो जब इतनी ब्लेसिंग मिली तो एक लगा कि यार कि ठीक है, और सब चीजें हैं, नेगेटिव भी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सब कुछ है, बट ये पॉजिटिव, ये करने के लिए मुझे कोई रोक थोड़ा रहा है। मैंने इन 5 लेडीज को वहां से निकाला, कोई मुझे फोन थोड़ा करेगा कहीं से कि आपने ये क्यों किया, सरपंच के अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों लिया। लेना है लेना, मुझे कर दो ट्रांसफर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आती थी, बड़ा पॉजिटिव मिलता था कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इनका कोई नहीं है। तो फिर मैंने विजिट्स और बढ़ाई कि देखें। फिर वो क्या हुआ, एक सिग्नल पहुंच गया सब जगह कि ये कभी भी रुक जाता है कहीं भी चेक करने के लिए, ऐसा काम मत करो। वो धीरे धीरे फिर मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आनी ही बंद होगी, कुछ ऐसा हो भी रहा है। तो ऐसा कुछ कुछ था, चीजें छोटी छोटी चीजें करते थे। नहीं, एक बार ऐसे क्या हुआ कि मेरे पास एक एनजीओ आई कि हमने आपके स्टाफ को आपको कुछ गुडीज देनी है, कुछ बैग्स देने हैं, ये करना है। मैंने उनको बोला यार मैं क्या करूंगा आपके बैग्स का लेके जाके। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं बताएंगे आपको। तो उस टाइम मुझे याद है जुलाई था, और मेरी ज्वाइनिंग थी अप्रैल की। अप्रैल मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, यही लुधियाना में थी। तो जुलाई में, और 15 अगस्त आने वाला था। तो मेरे माइंड में, और उस टाइम पे क्या था, कोविड की वेव, कोविड अवेयरनेस कैंप्स चल रहे थे। मिशन फतेह प्रोग्राम था पंजाब भारत का, शायद आप लोगों में किसी ने सुना हो कि फतेह हुए होगी पंजाब दी, पंजाबी हो, ये वैसा करके। तो अब उसमें क्या था, हम अवेयर ही कर रहे थे लोगों को कि कोविड से कैसे बचाव रखना है, ये करो। उसके लिए गाँव में कभी पोस्टर मेकिंग करवा दी, कभी अनाउंसमेंट्स करवाती गुरुद्वारा साहब से, तो ऐसी चीज़ें कर रहे थे। तो मैंने पहली बार अपने ब्लॉक में सोचा चलो ऐसा करते हैं, हम ऑनलाइन ब्लॉक लेवल पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं छोटे बच्चों का। 1 to 10 ईयर के बच्चे लिए हमने। तो मैंने क्या किया, सारे प्रिंसिपल्स को भिजवा दिया उनको कि अपने अपने सारे स्कूल्स में पता बच्चों को बता दो। ऐसे ही मैंने ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनको इन्वॉल्व किया, सीडीपीओ को इन्वॉल्व किया, आंगनबाड़ी होती है उनके पास, वहाँ पे बच्चे आते हैं, इन सबको बोल के सबको करवा दिया। हमारे पास टाइम था 27 28 जुलाई की बात है ये। तो मैंने बोला 1 से 10 तक का कंपटीशन होगा। हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट की स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि कोई भी पेंटिंग घर पे बनाए और स्कैन करके भेज दे मेल पे। तो 10 दिन में हमारे पास 625 प्लस एंट्रीज आ गई थी बच्चों की। और इसका मतलब ये था मेरे लिए कि इतने घरों में कोविड के बारे में पता चल गया उनको, मिशन फतेह क्या है। वो मिशन फतेह उसका थीम था।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती थी। और 15 अगस्त को हमने बच्चों को प्राइज दे दिया बुला के, 10 बच्चों को, वही बैग जो उन्होंने हमें देने थे वो बच्चों को दे दिए। बच्चे भी कुछ, उनको भी पता चला अच्छा किसी ब्लॉक में ऐसा होता है, और पहली बार किया था। और ये सब चीज़ें मेरे से इंटरव्यू में पूछ ली उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, कि आपने कुछ चैलेंज फेस किया। अब मेरे से एक क्वेश्चन कैसे पूछा था कि आप वीडियो हो, आप कितना एडमिनिस्ट्रेशन आपने देख ली, 5 साल से आप एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो, साथ में उन्होंने कोऑपरेटिव वाला भी जोड़ दिया। तो आपको तो पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे होता है, बड़े सारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस ऐसे हैं कि या तो चीज़ें डिले हो जाती हैं या फिर आप वो होती ही नहीं। आपने ऐसा कुछ फेस किया? तो अगर फेस किया तो आपने उसके लिए क्या किया? और ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको डीएम बना दें हम तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप कि ऐसा कुछ फिर से ना हो? तो मैंने सोचा यार डीएम बोला इसने, कुछ तो बोलेंगे यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन है, शायद पहुंचती भी गई है इंटरव्यू। तो फिर मैंने बोला कि हाँ जी सर, ये वाला क्या था, मेरा जो एनजीओ वाला था, ये हम करवाने को तो मैं अपने गवर्नमेंट वे से भी करवा सकता था, और उसके लिए मैंने कोशिश भी की कि हमारे पास, हम चाहते थे कि इसको बड़ा अच्छा फंक्शन बना दें। तो अब एनजीओ तो एक लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपको बैग्स दे रहे हैं या थोड़ा बहुत उन्होंने और दे दिया, थोड़ा बहुत पैसे की पैम्पलेट वगैरह छपवा दो, ठीक है, क्योंकि उनकी भी तो होनी है ना एडवर्टीजमेंट। मुझे था कि थोड़ा सा मुझे फाइनेंस मिल जाए तो मैं और अच्छा कर लूंगा। अब फाइनेंस जहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे हायर अथॉरिटी से, ये क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। मैंने बोला कि मैंने फाइनेंस के लिए ऊपर तक लिखा, बट कहीं से मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा था। और इवेंट ऐसा था मिशन फतेह की जो टाइम बाउंड था, और उसी टाइम मैसेज देना था, तो मुझे डिले करना नहीं था। तो मैंने इसको एनजीओ के तरीके से कराया कि ठीक है, मैं जीरो रिवेन्यू यहाँ पे खर्चा कुछ नहीं करूंगा, तब तो मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं है ना। तो मैंने एनजीओ से सारा जो भी था, जितना भी हमने कम से कम में करवा लिया वो, कि हमने सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ किया पब्लिसिटी के लिए, ऐसा करके कुछ। तो फिर मैंने उसको बोला कि डीएम बन जाऊंगा तो मैं ऐसे चीज़ों को पुश किया करूंगा, फटाफट इसके अप्रूवल दो अच्छे कामों की। तो ऐसे करके कुछ था, ऐसे काम आए थे वहाँ पे। कुछ चीज़ें काम आती है जो आपने की हो ना, फिर वो अपने आप निकलती हैं। ठीक है, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा फिर ऐसा हो जाएगा कि पता नहीं मैंने क्या ही किया है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जो ऑनलाइन है, एक और आया, सभी सब्जेक्ट्स एक साथ लेकर चलना चाहिए या एक एक करना चाहिए? ये सारे सब्जेक्ट्स को मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉलिटी कर रहे हो तो ठीक है। जैसे आप, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो पहले कर लो, ताकि फिर वो बाद में बर्डन नहीं लगता। और अगर रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 3 घंटे से पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि मेरे 1 घंटे में और रिवीजन जो मैंने सोचा था वो हो जाएगा, तो आप वो पूरा कर लो। फिर ये ना सोचो कि मेरे 3 घंटे का स्लॉट पूरा हो गया, अब मैं आधा घंटा ब्रेक लेके उसको छोड़ दूंगा। उसको पूरा कर लो, ऐसा नहीं कि एक मतलब सारा अपने स्लॉट के हिसाब से करना है आपको, टॉपिक डिवाइड करके। फिर पॉलिटी करनी है तो 4 दिन पॉलिटी करो, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉलिटी कर लो, वो इफेक्टिवली हो जाती है, वो डिपेंड करता है। ओके जी, थैंक यू।